जय हिंद साथियों, स्प्रिंग बोर्ड फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जो पेपर हुआ पीएसआई, जो अपन जिसको थानेदारी कहते हैं, आप सभी ने जो है पेपर दिया होगा। कल हो गया था 5 अप्रैल वाला, आज 6 अप्रैल वाला जो पेपर हुआ उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि आपने 5 वाला देख ही लिया होगा जिनका 6 को पेपर देना था, कि कौन सा पेपर जो है जनरली थोड़ा सा टफ था या इजी था। अगर बेनिफिट मिलना होगा तो किसको मिलना होगा, ठीक है। और आज का पेपर भी जिसने देखा होगा और कल वाला जिसने दिया होगा उसको जो है पूरा ये पता लग गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बने, किस बुक में से बने, और टेस्ट सीरीज का अपने को जो है कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। वो आपका जो है स्व विश्लेषण है कि आपने जो कितना क्या किया। काफी सारे क्वेश्चन तो अपन ने जो यहाँ टेस्ट सीरीज में किए थे, क्योंकि मैंने लगभग 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 क्या सारे पेपर सोल्व करवाए थे आपके। इस बार की जो पीएसआई वाली टेस्ट सीरीज चली थी 23 नवंबर से जो चली थी, शायद नवंबर 23 या 22 नवंबर से चली थी, सारे पेपर मैंने सोल्व करवाए। तो आज वाला पेपर जब मैंने देखा तो काफी सारे क्वेश्चन जो थे, मतलब एग्जाम्पल जो मैंने जनरली जो पेपर सेटर जो थे या जो टीम थी जिन्होंने पेपर सेट किया, वो अच्छी स्टैंडर्ड बुक में से उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे। तो मुझे वो एग्जाम्पल तक याद थे कि वो जो है अपन ने कहीं ना कहीं टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर वो किए हैं। और मैंने कई बार पहले भी कहा था, और जो कल का जो सॉल्यूशन करवाया था 5 अप्रैल वाला, उसमें भी जो है कहा था कि वाक्य शुद्धि जो है डॉक्टर हरदेव बारी सर की किताब में से आनी है। 5 अप्रैल वाले पेपर में भी उसी में से आई है, 6 अप्रैल वाले पेपर में भी उसी में से आई है। कईयों को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी। स्प्रिंग बोर्ड के जो स्टूडेंट थे, जो रिवीजन क्लास चली थी, उनमें उन्हीं की बुक के सारे सेंटेंस जो है हमने एक बार किए थे वहां पे क्लास के अंदर, जो रिवीजन क्लास लगी थी उनमें किए थे। और वाक्य शुद्धि के अपने टेस्टों में जो सारे जो थे सेंटेंस जो दिए हुए थे वो भी उसी बुक में से थे, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि एक जो अपने को डर था मुहावरे वाला, वो जो है कोई ज्यादा अपने को उसमें जो है नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि टेस्टों में अपने जो मुहावरे आ रहे थे बहुत ही एडवांस आ रहे थे। तो उतने एडवांस तो जो नहीं गए, क्योंकि मैं भी जो तैयारी करने वाले साथी हैं उनसे मिलता था टेस्ट के बाद, तो उनका एक ही रहता था कि मुहावरे नहीं हो रहे, लोकोक्तियों में भी कुछ कुछ नहीं हो रहे, बाकी तो जो है लगभग लगभग ठीक हो रहे हैं। तो कृपा दृष्टि समझो, आशीर्वाद समझो कि मुहावरे वैसे आए नहीं। लेकिन पेपर जो था कल के जैसा ही था, थोड़ा सा जो है अपन देख लेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा रहा, जो कल वाले के कंपैरिजन में अपन ये चीज जो है थोड़ी लास्ट में चर्चा कर लेंगे। बाकी जीके वाला पेपर जो है मैंने देखा, कल वाला देखा, आज वाला तो जो अभी नहीं देखा प्रॉपर क्या है। जीके वाले में जो है करंट वाला जो पोर्शन था और साइंस वाला पोर्शन था वो कंपैरेटिवली हार्ड था। बाकी जो पोर्शन था मतलब 40% लाए जा सकते थे, इतना तो जो था जिसने सीरियसली तैयारी की हो। सीरियसली तैयारी करने का मतलब है कि कोई ऐसा ही एस्पिरेंट जो होता है वो आरएसपी की भी जो तैयारी कर रहा होता है, बाकी कंपटीशन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उनकी भी वो तैयारी कर रहा होता है, तो उसमें जो है उनके लिए वो पेपर जो है ठीक ठीक था। मतलब ये तो नहीं कह सकते अपन की हिंदी जैसा स्कोर कर सके, लेकिन हाँ जीके में कि वो पासिंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया जो है 36% और ओवरऑल 40% वाला वो तो किया जा सकता है। हिंदी वाले पेपर में 150 तो जो है वो एवरेज मानो कि इतने तो जो आने ही चाहिए, मतलब जिसके 160 170 है वो मतलब गुड है, अच्छा परफॉर्मेंस उनका है। इससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है और लाए जा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट जो टेस्ट में भी टॉपर करते थे, वैसे टफ टेस्ट में भी टॉपर करते थे, तो वो तो जो है अच्छे ही आए होंगे उनके भी। अभी उनसे जो है किसी से बात हुई नहीं, ना सर से बात की। तो अपन तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट सॉल्यूशन और उसके बाद करेंगे अपन कि कौन सा इजी था कौन सा हार्ड था उसके बारे में चर्चा। तो आपको भी जो यही जल्दीबाजी है कि जो है आज पेपर सॉल्व करवाओ, बाकी ज्ञान की बातें जो बाद में देते रहना में। तो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, ये निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। मुझे नहीं लगता ये किसी ने गलत किया होगा, क्योंकि टेस्टों में भरमार आप वाला पूछा गया था। निजवाचक के तौर पे भी काम में आता है, मध्यम पुरुष के तौर पे भी ये जो है काम में आता है, अन्य पुरुष के तौर पे भी इसको जो अपन काम में ले सकते थे। तो इसमें ये पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है, किसके अंदर आप जो है निजवाचक के तौर पे काम में नहीं आया है, ये अपने को छांटना है। मैं आप वहां गया था, मतलब किसके लिए आ रहा है कि मैं खुद वहां गया था, निजवाचक है। मुनि आप मुझसे मिले थे, मुनि आप मुझसे मिले थे, खुद के लिए नहीं कह रहा, सामने वाले के लिए कह रहा, और सामने वाले के लिए कह रहा तो ये कौन सा है, मध्यम पुरुष है।
अन्य पुरुष तो नहीं है, वो निजवाचक तो नहीं है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा। मैं आप, अच्छा पूछ क्या रहा है, निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। मुनि आप, एक मिनट रुको, देखो, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, ना 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 ना, गड़बड़। मुनि आप मुझसे मिले थे, मतलब ये तो मुनि के लिए काम में आ रहा है और इसी के लिए काम में आ रहा है, ठीक है। और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, किसके लिए आ रहा है, सामने वाले के लिए ये आ रहा है। आप भला तो जग भला, ये तो जो है टेस्ट में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन था। तो मैं खुद वहां पे गया था, मुनि आप मुझसे मिले थे, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, किनसे, सामने वाले से। इसके अंदर जो है निजवाचक के तौर पे काम में नहीं आ रहा। इसमें निजवाचक के तौर पे कैसे, मुनि के लिए आप सब काम में आ रहा है कि मुनि आप मुझसे मिले थे, कि मुनि जो खुद मुझसे मिले थे, उस हिसाब से, ठीक है। मैंने वो समझ लिया कि मुनि आप मुझसे मिले थे, वैसे नहीं कि मुनि खुद मुझसे मिले थे, ये कहना चाह रहा है। तो ये तो जो है निजवाचक है, इसके अंदर जो है मध्यम पुरुष है, ठीक है। तो निजवाचक आपका उदाहरण कौन सा नहीं है, तीसरा वाला नहीं है। सही किया यही, पक्का। और झटका लगा होगा कि जो दूसरा कैसे बता रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य में रेखांकित पद किस स्वरनाम का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल किस स्वरनाम, रेखांकित पद कौन सा है, जो। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, कौन सा स्वरनाम होता है, संबंधवाचक स्वरनाम, क्योंकि अंडरलाइन इसी पे किया हुआ है। बाकी और भी स्वरनाम इसमें प्रयोग किए गए हैं, लेकिन अपने को तो जो रेखांकित शब्द है उसी में देखना है। तो जोड़ने वाला है, संबंध बताने वाला है, कि वह लड़का जो कल आया था उसके बारे में बताया जा रहा है, संबंध बता रहा है। तो कौन सा आएगा, संबंधवाचक स्वरनाम आएगा इसके अंदर, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था ये तो। आगे, सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है, ये जो है अपने टेस्टों में से पूछा गया है। अपने टेस्ट में इसके जो एग्जाम्पल थे, मुझे जहां तक याद है ये मैंने बताया भी था आपको। सार्वनामिक विशेषण अपन किसको बोलेंगे, कि ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के तौर पे काम में आए, उनको सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। अगर वो सर्वनाम के तौर पे काम में आते तब उनके साथ में संज्ञा नहीं आती है, लेकिन वो जब विशेषण के तौर पे काम में आते हैं तो वो साथ में संज्ञा भी लेके आते हैं, ठीक है। कौन आदमी आया, आदमी हटाओ, कौन आया, तब तो कौन सर्वनाम होता, लेकिन आदमी के लिए ही तो कौन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया, कौन सा, सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई सज्जन आए, कोई आए हुए हैं, सज्जन हटा दो काम चल जाता, तब सर्वनाम हो जाता। कोई सज्जन आए हुए हैं, सज्जन के लिए ही कोई आया है, सज्जन की विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इनमें से क्या चीज तुम लोगे, इनमें से क्या तुम लोगे, या तुम क्या लोगे, लेकिन ये क्या किसके लिए आया है, चीज के लिए ही आया है। तो ये क्या है, इसका सार्वनामिक विशेषण है। देखो कौन आया है, यहां पे कौन सर्वनाम है, पर्सनवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। क्योंकि कौन, इसमें देखो, आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि इन दो को तो छोड़ो, इसमें भी कौन आ रहा है, इसमें भी कौन आ रहा है, इसमें कौन के साथ में संज्ञा आ रही है, चौथे वाले में कौन के साथ में कोई संज्ञा नहीं आ रही, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण कब आता था, जब सर्वनाम था और सर्वनाम के साथ में संज्ञा आती थी, तब ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का काम करता था, ठीक है। और केवल सर्वनाम के तौर पे कब आता, तब जब संज्ञा नहीं आती थी, तब इसको सर्वनाम के तौर पे अपन काम में लेते थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य, वो कौन सा है, चौथा है। क्या करके आया, ये नहीं किया, छोड़ दिया, छोड़ना तो नहीं चाहिए था इसको, ठीक है। तो जिसका भी ये पेपर हो उसने भी ये गलत किया है। इसका सही आंसर होगा, देखो कौन आया है, ठीक है। आगे, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये अपने टेस्ट का क्वेश्चन है। टेस्ट का क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि ईश्वर, प्रकृति, ये शब्द मैंने बताए थे, और एक लाइन ये भी बताई थी, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कोई अर्थ नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है जिनका अर्थ होता है। और उस टाइम ये बताए थे कि ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मा, ये शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आप टेस्ट उठा के देख लेना, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य जातिवाचक है, घर जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, और ईश्वर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। टेस्ट में से जो है एग्जाम्पल जो दिए गए थे, उन्हीं में से जो पेपर दिया गया था उसी में से ये पूछा हुआ है, ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है।
आगे सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है मैं गया। अच्छा, सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, छांटनी है। पक्षी उड़ते हैं। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, आप मेरे मित्र ठहरे। ये तो बहुत आसान हो गया। देखो, अगर किसी ने क्या और किसको वाला ये लॉजिक लगाया तो उसने ये आंसर किया होगा। क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो ये मैंने बताया था, जब खुद क्या का आंसर खुद करता मिले तो वो सकर्मक नहीं होता है। ठीक है, अगर इसमें जो है केवल क्या और किसको के लॉजिक से चलेंगे तो कईयों ने यही आंसर लगाया होगा कि क्या उड़ते हैं कि पक्षी उड़ते हैं। पक्षी यहाँ तो खुद जो है करता है, कर्म नहीं है। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। मैं गया, इसमें कोई कर्म नहीं है। आप मेरे मित्र ठहरे। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, आप मेरे मित्र ठहरे। अगर किसी ने क्या लगाया हो कि क्या ठहरे, मेरे मित्र ठहरे, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या और किसको का आंसर मिले तो उसके बाद क्या लगाओ, को लगा के उसको कंफर्म करो। आप मेरे मित्र को ठहरे, सेट हो ही नहीं रहा किसी भी सूरत के अंदर, तो ये नहीं है। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, क्या बतलाता हूं? उपाय। किसको? तुम्हें। दोनों के आंसर मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें दो दो कर्म है। तो को लगा के देख लो, मैं तुमको उपाय बतलाता हूं, बिल्कुल सेट भी हो रहा है। तो इसके अंदर सकर्मक क्रिया किसके अंदर है? तीसरे के अंदर है। ठीक है। हैं? अरे, पक्षी उड़ते हैं, ये तो कईयों ने किया होगा। अगर वो केवल इसी ट्रिक पे चले कि क्या और किसको का आंसर मिले, तो ये एक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ना अपना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो मैंने बताया था क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है, क्या का आंसर उसमें भी मिलता है। तो केवल क्या का आंसर मिलने से काम नहीं चलता, को लगा के देखो उसमें, अगर खुद करता आता है तो वो थोड़े होता उसके अंदर। ठीक है। तो इसमें तीसरे के अंदर जो है सकर्मक क्रिया है। अगला प्रेरणार्थ क्रिया है, करना, चमकना, चढ़ना, गलाना। ठीक है, कौन सा होगा? गलाना। गलने वाला कुछ और होगा, गलाने वाला कोई और होगा। तो सीधा सा इसमें तो पता चल रहा है। और आना लग रहा है, आ ना। अपन ने एक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था वाह और ना वाला, कि वो जब लगेंगे तो वो कौन सी होती है? प्रेरणार्थ। स्टेटमेंट दिया हुआ था कि प्रेरणार्थ क्रियाओं के अंदर वाह और आना ये लगते हैं। आ वाला जो वाह और आ वाला जो है लगता है। ठीक है। गलना, गलाना। गलना जो है नॉर्मल क्रिया होती है, गलाना प्रेरणार्थ क्रिया होती है। स्टेटमेंट वाला जो पूछा होता है, और बाकी इसमें पहचानना भी इजी था कि प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है, गलाना प्रेरणार्थ क्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, बाकी ये हो जाता आसानी से। क्रिया विशेषण के चार प्रकार अपन पढ़ते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। देखो, एकाएक, वह कार्य एकाएक हो गया। कैसे हो गया? एकाएक हो गया। तो ये तो जो रीतिवाचक के अंदर चला गया। ठीक है। और इसलिए इसलिए तो जो है अपन जनरली चारों प्रकार के अंदर तो नहीं पढ़ते, लेकिन कारणवाचक के अंदर आता है। जब अपन संयुक्त वाक्य जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर जोड़ने वाले के लिए भी काम में लेते हैं, तो कारण बताने के लिए काम में लेते हैं। तो परिमाण के लिए तो इसलिए काम में नहीं आ सकता। और परिमाण के लिए कब काम में आता है? कि कितना के संदर्भ में अपने को आंसर मिले, तब अपन उसको परिमाणवाचक में मानते हैं। ठीक है। अपन कौन कौन से मानते हैं उसके अंदर? रीतिवाचक मानते हैं, स्थानवाचक मानते हैं, कालवाचक मानते हैं, परिमाणवाचक मानते हैं। तो परिमाणवाचक में आंसर अपने को कितना मिलेगा? अब अगर आपको ये याद रहता कि कितना, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते थे। क्रिया के पहले अपन कितना लगा के देखते हैं, कितने लगा के उस हिसाब से देखते हैं। कैसे रीतिवाचक के अंदर हो जाएगा, कब कालवाचक के अंदर हो जाएगा, कहाँ स्थानवाचक हो जाएगा, और कितना परिमाणवाचक के अंदर हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। कार्य कारणवाचक, रीतिवाचक, ये भी रीतिवाचक में जाएगा, तो कौन सा बचा? सर्वथा। सर्वथा किसके अंदर आएगा? परिमाणवाचक के अंदर आएगा। ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर जो है इसका आंसर हो जाता अपने। किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है? इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि जो विशेषण नहीं है उसको छांट लो पहले, क्योंकि वर्ड मेरे ख्याल से ऐसे हैं इनमें जो आपने हो सकता है पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण में नहीं पढ़े हो। तो एक काम अपने को ये करना है कि दोनों शब्द विशेषण है तो एक शब्द किसी ऑप्शन में ये छांट लेते हैं जो विशेषण नहीं है। इधर से उड़ाओ धमकी, इधर से उड़ाओ कौन सा, गोलोक, ये तो संज्ञा में जाएगा। इधर से उड़ाओ प्रेम, भाववाचक संज्ञा में पढ़ते हैं प्रेम, तो ये तो नहीं हो सकता। गोलोक ये भी संज्ञा है। गोलोक अगर नाम माने लोक का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। धमकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो बचा कौन सा? रोगी और भविष्य। भविष्य कैसे? अपन काल पढ़ते, भविष्य काल, काल की विशेषता बता रहा भविष्य।
रोगी आदमी, रोगी व्यक्ति, रोगी कुत्ता, तो ये भी विशेषण है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। दोनों शब्द जो है विशेषण का काम कौन सा करेंगे, तीसरा वाला करेंगे। गोपनीय विशेषण है, गोपनीय दस्तावेज, दस्तावेज की विशेषता बता रहा है गोपनीय, ठीक है, गोपनीय बात, बात की विशेषता बता रहा है। क्लियर? तो कौन सा होगा इसके अंदर, दोनों शब्द विशेषण किसके अंदर है, तीसरे के अंदर। ऐसे एलिमिनेट से भी कर सकते थे, या इनके आगे कोई संज्ञा लगा के भी अपन पहचान सकते थे इसको। क्लियर? आगे शाबाश, निम्न में 20 में अधिबोधक अव्यय किसके उदाहरण है। ये कल भी क्वेश्चन पूछा था, कल कौन सा था उसके अंदर, उसमें भी शायद हर्ष खुशी वाला जो था वो असंगत था, संगत असंगत पूछा था कल वाले में। तो उसमें हर्ष वाला तो वो आना था जो नहीं आया था, तो आज पूछ लिया शाबाश, निम्न में से 20 में अधिबोधक किसका। शोक बोधक हो नहीं सकता, शोक होने पर कौन शाबाश देता है, स्वीकार बोधक होने पर भी शाबाशी नहीं मिलती, संबोधन में कौन शाबाश, शाबाश नाम से कौन किसी को आवाज देता है, नहीं देता, तो बचा कौन सा हर्ष। खुशी होने पर कहते हैं शाबाश बेटा, आज तो जो तूने मौज कर दी, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, घर पे जाके बताओगे 170 180 आ रहे हैं, तो घर वाले कहेंगे शाबाश बहुत अच्छा किया, खुशी का माहौल होगा, हर्षबोधक होगा। ठीक है, तूने क्या किया, यही किया तो शाबाश, है ना। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, तो उसी से हो गया ये। इनमें से कौन सा वाक्य जो है निपात रहित है, कि जिसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। और भी लोग आने वाले हैं, हाँ मैं वहां गया था, हाँ गाड़ी तो धीरे चल रही है, तो इसके अंदर तो आ रहा है, हाँ मैं वहां गया था, जोर प्रदान कर रहा है। देखो, हाँ वाला हो सकता है आपने पहले नहीं देखा हो कभी भी, लेकिन हाँ इसमें क्या कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है, हाँ मैं वहां गया था। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बल प्रदान करने वाला हो, तो आसानी से पहचान सकते थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। इसके अंदर भी आ रहा है, इसमें हाँ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, तो आ रहा है। ठीक है, आगे संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो, संबंध सूचक अव्यय क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ विशेष वो संबंध स्थापित करते हैं, और इनके साथ परसर्ग जो है कारक चिन्ह वो लगे हुए रहते हैं। और कुछ शब्द ही होते हैं जिनके साथ परसर्ग कारक चिन्ह लगा हुआ नहीं रहता, बाकी लगभग सबके पास रहता है। गाड़ी समय से पहले, मैं विदेश कदापि नहीं जाऊंगा, मेरे पास, क्योंकि मेरे यहाँ आ रहा है, और नौकर गांव तक गया, तक आ गया, इसमें नहीं है। मैं विदेश कदापि नहीं जाऊंगा, इसके अंदर कोई संबंध सूचक अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अंदर हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, तीसरे के अंदर संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से जूटन का पर्यायवाची, जूटन मतलब जो जूटा छोड़ते हैं अपन खाना खाने के बाद, जो जूटा बचता है उसको बोलते हैं जूटन। तो देखो, भुक्ति, अवशिष्ट, अवशिष्ट तो होगा, अपने से ये पूछा कि कौन सा नहीं है, नहीं ये छांटना है अपने को। देखो उच्चिष्ट, ये तो अपन पढ़ते ही है, संधि के अंदर भी पढ़ते हैं। भुक्त, अवशिष्ट, अवशिष्ट जो बचा हुआ है उसी को तो जूटन बोलते हैं, इसका मतलब ये भी है, ये भी है। भुक्त मतलब भोग किया हुआ, भुक्त का मतलब क्या है, भोग किया हुआ, तो कुछ बच गया होगा। जैसे मान लो रोटी थी, और रोटी जो आधी खाई हुई है आधी बची हुई है, तो अपन उसको क्या करेंगे कि ये भुक्त है, इसका भोग किया गया है। पूरी साबुत रहेगी तो अपन क्या कहेंगे कि नहीं भोग नहीं किया हुआ इसका। भुक्त क्या होता है, जिसका भोग किया गया, मतलब अब उसमें से कुछ पार्ट बच गया, ठीक है ना। और भुक्ति यानी क्या होता है, भोग, इसका मतलब झूठा नहीं होता। इन दोनों शब्दों, ऐसे भी देख सकते थे आंसर इन दोनों में से एक ही होना है, भुक्त और भुक्ति तो वैसे भी नहीं चलना था साथ में। तो अवशिष्ट होगा, उच्छिष्ट इसका मतलब होता है, भुक्त भी इसका मतलब होता है, भुक्त मतलब जिसका भोग कर लिया है उसमें से कुछ बच गया उसको भुक्त बोलेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, भुक्ति होगा। ठीक है, अगला, अगला भी पर्यायवाची का है। निम्नलिखित में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज पताका, और वो झंडा जिसको अपन बोलते हैं पताका होगा, केतन होगा, केतु बिल्कुल होगा। और केतु अपन उसमें भी तो पढ़ते हैं, मीन केतु जो अपन किसको बोलते थे, मदन कामदेव को बोलते थे। पल्लव तो जो कॉपल निकलती है उसको बोलते हैं पल्लव।
तो 13वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तीसरा इसका पर्यायवाची नहीं है। ये तो जो नई नई पेड़ पे पत्तियां निकलती है, कौंपले निकलती है, उनको बोलते हैं पल्लव, नव पल्लव जिनको अपन कहते हैं। अगला, किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है? असंगत कौन सा है? और असंगत में भी कौन सा? विलोम। शोषक जो शोषण करता है, पोषक जो पालन पोषण करता है। अचेष्ट बिना चेष्टा, निश्चेष्ट, बात तो एक ही हुई है। तो साधक साधना करने वाला, बाधक बाधा उत्पन्न करने वाला, स्पंदित निस्पंद, ये साइंस का वर्ड होता है स्पंदित निस्पंद। ये तो है, ये भी है, ये भी है, इन दोनों का तो एक ही मतलब है। विलोम शब्द में कल भी ऐसा आया था जिनका मतलब एक ही था, और आज भी ऐसा आ गया। तो शोषक का पोषक, साधक बाधक, स्पंदित निस्पंद सही है। तो इसका असंगत विलोम शब्द कौन सा है? दूसरा वाला असंगत है। अचेष्ट का जो है, चेष्ट करो, निश्चेष्ट और अचेष्ट तो जो है एक ही बात हो गई। ठीक है, आगे। कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? नहीं, ये पूछा है। उपवन, उद्यान, वाटिका, ये जो बगीचा अपन लगाते हैं, उपवन जिसको अपन कहते हैं, वही है ये तो। ये तो तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। सहोदर भाई को बोलते हैं, सहोदरा बहन को बोलते हैं। अग्रज भाई के लिए काम में लिया जाता है, जो पहले उत्पन्न हुआ है। अग्रजा बहन के लिए हो जाएगा। भगिनी बहन के लिए अपन काम में लेते हैं, इसका मतलब ये तीनों के तीनों बहन के पर्यायवाची है। शारदा सरस्वती जी का है, लेकिन कमला रमा लक्ष्मी जी का है। धवल सफेद को बोलते हैं, श्वेत, धवल, शुभ्र, शीत, ये तो जो है श्वेत के पर्यायवाची है। सफेद कह दो या सफेद कह दो, इसके पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है? अपने से पूछा सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तीसरे वाले के नहीं है। ठीक है, ये तो जो है, जो पीएसआई वाली क्लासें थी उसमें से कुछ क्लासें मैंने विलोम शब्द वाली वो ली थी। तो विलोम शब्द वाली में जो है देवी देवताओं के लगभग सारे लिखवाए थे, तो उनमें जो है लिखवाया हुआ था। ये तो आसानी से जो है आप सबने जो है किसी भी बुक में ये तो पढ़ा ही होगा। शारदा, कमला, रमा, ये तो जो है पढ़ाई है। उपवन, उद्यान, वाटिका भी सब जो है पढ़ते हैं। हाँ, इसमें हो सकता है कि श्वेत वाला नहीं पढ़ा हो, लेकिन जरूरत भी नहीं है अपने को। तो जो है सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, वो छांटना था, तो तीसरे में से आसानी से छांटा जा सकता था। लगभग हर बुक के अंदर ये तो रहते हैं पर्यायवाची तो। असंगत विलोम शब्द है, ये तो जो है बिल्कुल यूं कहते हैं ना, हलवा दे दिया, उस हिसाब का दे दिया आपको। उन्नति अवनति बिल्कुल सही है। अनादर निरादर, आविर्भूत तिरोभूत, अर्पण ग्रहण। अब ये देखो, इतना आने के बाद भी साथी ने तो जो चौथा ही किया है फिर भी। तो असंगत विलोम शब्द कौन सा है? दूसरा वाला। ठीक है, आदर का अनादर होता है, आदर का निरादर होता है। अनादर और निरादर तो जो है एक ही बात हो गई। तो असंगत विलोम शब्द कौन सा हुआ? सेकंड वाला हुआ। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इजी इस हिसाब से कि क्योंकि ऐसे विलोम शब्द की प्रैक्टिस तो अपन जो है खूब कर चुके होते हैं जब पीएसआई जैसे एग्जाम की अपन तैयारी करते हैं। प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। सॉरी, उपयुक्त शब्द है। प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा, सिरोधार्या नहीं होगा, ये तो सिर पर धारण करनी है। ईर्ष्या वाला हो गया ये तो। और ये तो इच्छा स्प्रिय जो होती है, इच्छा होती है, तो इच्छा करने योग्य जो है उसको कहेंगे स्पृणीय। तो स्पर्धा से इसका कोई संबंध नहीं है, प्रतियोगिता से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? स्पर्धा होगा। ये तो नहीं होगा, सिरोधारी ईर्ष्यालु नहीं होगा। स्पृणीय तो जो है इच्छा के लिए काम है, केवल एक वर्ड इच्छा, ये इससे संबंध होता है। लेकिन अपने को क्लियरली दिया हुआ है प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा, तब जो स्पर्धा इसको कहेंगे अपन। ठीक है, आगे। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? जाना, आना, गमन, आगमन। गमन यानी जाना, आगमन यानी आना। ठीक है, गुणों का पारखी, गुणक, गुणक तो मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। आगे देखते हैं। बड़ा पर्वत गिरिराज, गिरि पर्वत होता है, राज मतलब गिरि जो पर्वतों का राजा होता है, बड़ा पर्वत उसी को बोलेंगे गिरिराज। सही है। गृहस्थ का धर्म, गारस्थ्य बिल्कुल सही है। तो बचा कौन सा? यही बचा। मतलब गुणक तो मल्टीप्लाई के संबंध में अपन जो है पढ़ते हैं। तो गुणों का पारखी मतलब गुणों को जानने वाला। पारखी को वही बोलते हैं पारखी, जिसको जो किसी बात का ज्ञान हो तो उसको जो गुणज्ञ कहेंगे अपन। गुणक तो नहीं कहेंगे, ज्ञ यानी जानना, गुण तो गुणों को जानने वाला। तो उपयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं है? सेकंड वाला नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है इसमें। ठीक है, अगला। शाश्वत का विलोम शब्द है।
ये जो है मैंने टेस्ट में भी देखा था, ये का यही क्वेश्चन था, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है इधर उधर हो। और विलोम शब्द में भी जो है क्लास में भी बताया गया था, इसके विलोम शब्द बताए गए थे, जैसे कल वो गे वाला आया था, उसी हिसाब से इससे इसकी भी जो है चर्चा अपन ने की थी। शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत मतलब क्या होता है? सनातन, जो हमेशा हमेशा से चला आ रहा है, जिसका नाश नहीं हो, मतलब जो अनश्वर हो उसको शाश्वत बोलते हैं। तो अनश्वर तो इसका पर्यायवाची हो गया, अविनाशी भी इसका जो पर्यायवाची हो गया। इसका विलोम शब्द क्या है? क्षणिक, जो थोड़े टाइम के लिए टिके उसको बोलते हैं क्षणिक। लगभग हर बुक में इसका जो है पर्यायवाची उपलब्ध है। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का कर्मशः सही अर्थ है? सही अर्थ देखना है अपने को। पुरुष और पुरुष, ये तो जो है किसी ने ऑप्शन नहीं किया होगा, क्योंकि पुरुष का मतलब आदमी होता है, तो ये तो गलत हो ही गया। दीवा और दीवा उल्टा दे दिया, देखो। दीवा यानी जो दिवस होता है, बड़ी की मात्रा मतलब दिया होता है। तरंग, ये भी बहुत ही आसान दिया है। हिरण के पर्यायवाची में अपन तुरंग पढ़ते हैं, और तरंग जो है लहर को कहते हैं। तरंग, उर्मी, वीची लहर के पर्यायवाची में पढ़ते हैं, उस हिसाब से भी ध्यान रख सकते हो, ये हिरण का होता है। अपेक्षा मतलब इच्छा, चाह। और उपेक्षा मतलब किसी के को अपन उपेक्षित कर देवे, छोड़ देवे, तो उसको बोलते हैं। तो अपने से यही पूछा कि सही अर्थ तो चौथा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही था ये भी। आगे, किस समश्रुत शब्द युग्म का क्रमशः अर्थ सुमेलित नहीं है, पूछा इस बार। अंत, समाप्ति, अंत्य यानी अंत का, जो लास्ट का रहे, अंतिम। कांति, दीप्ति, क्लांति, थकावट, ये टेलीकॉम में या डिप्टी जेलर में पूछा हुआ है। टुक और टूक वापस से आ गया मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है टेलीकॉम या डिप्टी जेलर या पीसी, इन तीन पेपर में से किसी एक में आया हुआ है। और ऐसा का ऐसा ही शायद उसमें भी यही आंसर था। तक्र, छाछ होता है, तर्क दलील होता है, सही है। अंत, समाप्ति, अंत्य, अंतिम, सही है। कांति, दीप्ति, क्लांति, थकावट, सही है। तक्र, छाछ, तर्क, दलील, सही है। तो बचा कौन सा? तीसरा, उल्टा दे दिया। टुक यानी जो होता है वो थोड़ा होता है, टूक यानी टुकड़ा रहेगा। क्लियर? टेलीकॉम में या किसी में है। और ये जो है आया भी होगा कहीं ना कहीं आपको, आपने जो है टेस्ट सॉल्यूशन जब किए होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे, तो उनमें आपको जरूर ये मिला होगा। ठीक है, मतलब ये किसी ने गलत किया हो तो थोड़ा नुकसान वाला है, क्योंकि पीएसआई की तैयारी करने वाले आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करते हैं। और जरूर करते हैं तो उसमें अपने लिए नुकसान का बात है कि बाकी करियर अपन नहीं करें। 22, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है, पहले एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, अब दो तीन क्वेश्चन पूछने लग गए। ठीक है ना, कल भी जो पूछा था, आज भी पूछने लग गए। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला, तो आलोचक होता, आलोच्य तो नहीं होता। आलोचना करने योग्य आलोच्य होगा। किसी कृति के गुण दोषों का निरूपण, बिल्कुल आलोचना, सही है। जिसकी आलोचना की गई है, आलोचित, सही है। लिखने योग्य, आलेख्य, बिल्कुल सही है। तो वैसे ही आलोचना करने योग्य, आलोच्य। लेकिन यहाँ तो क्या पूछा है? गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला, उसको बोलते हैं, करने वाले को तो आलोचक। ठीक है, आलोच्य नहीं बोलेंगे, आलोचना करने योग्य आलोच्य हो जाएगा, लेकिन गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला तो आलोचक होता है। तो इसका आंसर जो है पहला रहेगा। आगे, सूची और सूजी, ये तो जो है अपने, मतलब ये तो आपने किया होगा, सूजी का अपन हलवा बनाते हैं। तो देखो, इसमें कंफ्यूजन का तो कहीं था ही नहीं। अगर सुई देता, सूची छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा वाला देता, तब तो अपन जो इसमें कंफ्यूज ही होते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन का है ही नहीं, कि सूची जो तालिका होती है, लिस्ट होती है, उसको बोला जाता है। और सूजी क्या होती है? गेहूं का जो दरदरा आटा होता है, जिसका हलवा बनता है, उसी को बोलते हैं। तो इसका सब सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। पवित्र विवरण से तो इनका कोई मतलब है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो अपन ने इनका क्या तरीका निकाल रखा था कि शुद्ध छांट लो। अपने को इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं, हर किसी को अशुद्ध देख के उसके बजाय जो अपन क्या करें, शुद्ध वाला छांट लेते हैं, अपना काम उससे हो जाएगा। प्रदर्शनी शुद्ध है, अधीन शुद्ध है, तात्कालिक शुद्ध है, अतिशय उक्ति ये भी शुद्ध है। हो गया काम, बचा कौन सा? पहला। ये तो अपन शब्द शुद्धि में सारे ही कहीं ना कहीं आपने किए होंगे। पहला कैसे? व्यववृद्ध नहीं होता, वयोवृद्ध होता है।
अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। टेस्ट में भी आया हुआ है ये। अभ्यर्थी में कुछ नहीं तो आपके जो है मेरे ख्याल से एडमिट कार्ड पे भी ये शब्द कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा अभ्यर्थी, तो मुझे जहां तक लग रहा है। और एडमिट कार्ड में नहीं तो जो है पेपर में आया होगा, पेपर जो है मेरे पास तो सीधा पहले पेज से ही है, उसमें ही लिखा होगा अभ्यर्थी। तो बड़ी छोटी की मात्रा नहीं आती, बड़ी की मात्रा आती है। तो पहला इसका सभी शब्द अशुद्ध पहले के अंदर है। किस विकल्प में शब्दयुग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? नहीं है तो देखो, सुरति सुरति, अनुराग तंबाकू, सुरभि सुरभि। देखो आ रहा है जो अच्छे से, वो तो एक तो ये आ रहा है अपने को, विनिमय अदला बदली, और विनिमय रेगुलेशन नियंत्रण, ठीक है। और एक अपने को जो अपन पढ़ते हैं, हो सकता है ये अपन ने नहीं पढ़े हो, ये अपन ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये तो अपन ने सबने पढ़ा है, ठीक है। और टेस्ट में भी आया हुआ है। सुरभि गंध सुगंध को बोलते हैं और सुरभि गाय को बोलते हैं। छोटी माला सुपारी ये तो नहीं है, ठीक है। और यही पूछा कि कौन सा सही अर्थ नहीं है, तो अपना काम इससे हो जाएगा। कई बार होता है ना, अपने का एक ही दो ही पढ़े हुए हैं, बाकी नहीं आ रहे, लेकिन पूछ वो ही लिया, ठीक है। तो अपने क्या है, सुरती सुरती, तो जो है मैंने तो इस सुरती का तो फिर भी अनुराग पढ़ा है। अच्छी जो रति होती है, प्रेम होता है, उसको अनुराग बोलते हैं। ये सुरती जो है तंबाकू होता है, ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। लेकिन अपना काम केवल इससे हो गया कि ये तो अपने को कंठस्थ पता है कि गंध और सुगंध या गाय होता है, तो इससे अपना काम हो गया, ठीक है। और ये जो है, कहीं जो रामायण महाभारत देखने का शौकीन हो, तो उसमें सुबट जो है काम में लेते हैं। भट योद्धा को बोलते हैं, बहुत अच्छा जो योद्धा होता है उसको सुबट बोला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये भारी योद्धा ठीक था। तो किस विकल्प में शब्दयुग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? तो वो सेकंड वाला है। आगे 26 नंबर, अशुद्ध शब्द है। देखो अनन्य, ठीक है। वो अपन अन्य प्लस अन्य वाला देखते हैं, वो नहीं है, ये अनन्य है। अंतर प्लस आत्मा, ये भी ठीक है। दूर प्लस आस्य, दुरास्य या दुह प्लस आस्य, वो भी ठीक है। अनधिकृत, कृत जो है ऐसे थोड़े लिखते हैं, ये गलत है। कृत जो है ऐसे लिखा जाता है, अनधिकृत, ठीक है। तो गड़बड़ कौन सा हुआ? सेकंड वाले में जो है, सेकंड वाला अशुद्ध शब्द है। बाकी पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। गड़बड़ कौन सा है? दूसरे वाले के अंदर है, ठीक है। अगला देखो 27, शुद्ध शब्द है। रणनीति, तीर्थाटन, पुनर्प्राप्ति, स्वैच्छिक। ये तो जो है देखो, नीति में गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, रे इधर लगाओ। स्वैच्छिक में संधि की गड़बड़ है, आई की मात्रा आएगी। तीर्थाटन जो है वो सही है, तीर्थ प्लस अटन, तीर्थाटन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? दूसरा वाला। यहाँ नीति गलत, पुनर्गलत, पुनर होता है तो इस पे लगाओ, और स्वैच्छिक इस पे आई की मात्रा लगाओ। तो गलत कौन सा हुआ? मतलब गलत तो तीन हो गए, शुद्ध शब्द पूछा, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो गया? सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द है। इसमें अशुद्ध शब्द पूछा, देखो सृष्टा, ठीक है। सृष्टा सृष्टि अपन पढ़े हुए हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत फेमस था। परिप्रेक्ष्य, ये भी ठीक है। नुपुर, नू, बाकी तो पूरा आता है। नू में बड़ा ओ की मात्रा आती है न के अंदर, इसमें छोटा ओ की मात्रा दे रखी है। पूछा अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध कौन सा हुआ? तीसरा वाला जो है वो अशुद्ध शब्द है, ठीक है। आगे अशुद्ध शब्द है, इसमें भी अशुद्ध। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। अध्यात्म में जब एक की मात्रा लगती है तो आध्यात्मिक बनता है, गड़बड़ है ये। और ललित से लालित्य बनता है, ठीक है। कैलाश, अपन जो कैलाश किसी का नाम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, तो ये तो गड़बड़ है। सड़क वाला ये सही है। अनुग्रहित, अनुग्रह जो है ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जब इत लगाते हैं तो बन जाता है अनुग्रहित, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो गड़बड़ कौन सा हुआ? आध्यात्मिक होना चाहिए था, आध्यात्मिक नहीं। जब इक पढ़ते लगेगा तो ए का आ बनेगा, आध्यात्मिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है, तो एक काम करते हैं, अशुद्ध छांट लेते हैं अपन तो। गया त्योहार, गया उत्तरदायी, गया औपन्यासिक, हो गया काम अपना। बचा कौन सा? चौथा। कैसे गया? ये भी गड़बड़ है। अन प्लस अधिक, अनाधिक थोड़े होता है, अनधिक होता है, ये भी गड़बड़ है। त्योहार में दो मात्रा नहीं आएगी, त्योहार में एक ही मात्रा आएगी।
धराशायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी में बड़ी की मात्रा नहीं आती, उत्तरदायी में ये आता है, उत्तरदायी, ये बनेगा ये दोनों ही गड़बड़ है। न्योछावर, औपन्यासिक, इसमें भी जो औ लगेगा। तो सही कौन सा हुआ? फेंकना, मंजूसा में बड़ू बड़ाऊ की मात्रा आती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 30वें के अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो अपना कौन सा होगा? चौथा होगा। आगे, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध, शुद्धित, शुद्धा बुक को कहते हैं, उसे शुद्धित। नैसर्गिक, ठीक है, ई की मात्रा बनाई। दुष्यंत, ठीक है। तंत्रिक, तंत्र में जब इक लगेगा तो तांत्रिक बनेगा, तंत्रिक थोड़े बनेगा, तो वैसे पहचान लिया इसको। शुद्धित ठीक है, नैसर्गिक ठीक है, दुष्यंत ठीक है, गड़बड़ किस में है? तांत्रिक में। क्यों गड़बड़ है? तंत्र में जब इक लगाएंगे तब तांत्रिक बनेगा, ठीक है। तो सही कौन सा होगा? चौथा, मतलब अशुद्ध शब्द कौन सा है? अपना चौथा वाला है। किस वाक्य में अधिकरण कारक के परसर्ग पर का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ो। कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के परसर्ग, मतलब अधिकरण कारक के लिए पर काम में लेते हैं, पर का प्रयोग नहीं है, मतलब पर किसके अंदर नहीं है? अधिकरण कारक के तौर पे नहीं है। वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है, बिल्कुल ठीक है। बात पर बात तो निकलती है, बात पर बात तो निकलती है, ठीक है। तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? एक मिनट आगे बढ़ते हैं। गाड़ी 9:45 पर आती है, ये भी ठीक है। बचा कौन सा? तीसरा। यहां पर का मतलब वो प्रसर्ग है ही नहीं, देखो। अगर वाक्य एक बार वापस पढ़ो, तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, पर यहाँ ये जो पक्षी के पंख होते हैं उसके संदर्भ में काम आ रहा है। यहाँ जो पर आ रहा है वो परसर्ग कारक चिन्ह अधिकरण कारक वाला काम में है ही नहीं। यहाँ तो अर्थ उसका पंख है, वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है, इस पर का मतलब तो अधिकरण कारक वाला है। बात पर बात तो निकलती है, यहाँ भी अधिकरण कारक वाला है। गाड़ी 9:45 पर आती है, ये भी ठीक है। यहाँ तो इस पर का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन अधिकरण कारक के तौर पे नहीं हुआ है। ये तो खुद जो है पंख के लिए काम में आया है कि तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, मतलब तुम्हारे कौन से सुरखाब के पंख लगे हैं, उस संदर्भ में काम में आया है। तो किस में नहीं है? तीसरे वाले के अंदर नहीं है। ढंग से अगर अपन थोड़ा 2 बार इसको पढ़ते तो इसको कर सकते हैं। पहली बार में तो जो है हो सकता नहीं आए समझ में, लेकिन दूसरी बार में आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्ता कारक के ने प्रसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य, अनुपयुक्त कि ने का प्रयोग जो है वो अनुपयुक्त हुआ है। लड़के ने चिट्ठी लिखी, राम ने छीका, मैंने नौकर को बुलाया, उसने यही बात करनी थी। लड़के ने चिट्ठी लिखी, ओके। राम ने चीखा, ओके। मैंने नौकर को बुलाया, मैंने, ओके। उसने यही बात करनी थी, उसने नहीं, उसे यही बात करनी थी, ने लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो है वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन भी है। कल एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, जो मतलब वाक्य शुद्धि में से ही पूछा गया था, और मेरे ख्याल से अधिकरण कारक से संबंधित था कहीं ना कहीं, जो वाक्य शुद्धि में से उठा के पूछा गया था। तो उसने यही बात करनी थी, नहीं, उसे यही बात करनी थी, तो ने जो है वो अनुपयुक्त है, ठीक है। डॉक्टर हरदेव बारी सर की अगर किताब पढ़ी हो, या अपन ने जो रिवीजन क्लास में उन्हीं के सेंटेंस सारे के सारे लिखे थे, उसमें भी जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, वो सर्वनाम सॉरी नहीं, कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, तो कारक अशुद्धियां कैसी होती थी? एक तो जो है जो आना चाहिए था नहीं आया, तो आवश्यक शब्द वाली संबंधित थी। एक जो बिना मतलब का आ गया, अनावश्यक। एक ऐसा आ गया जिसकी कोई जरूरत नहीं, अनुपयुक्त है, गलत जगह प्रयोग हो गया उसका, तो ने यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो जरूरत भी नहीं है, गलत प्रयोग हुआ है, उसे यही बात करनी थी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा वाला, कि कर्ता कारक ने प्रसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य चौथा, ठीक है। वाक्य शुद्धि में मिल जाएगा ये आपको। शुद्ध शब्द है द्रवीभूत, दूतावास, दुराग्रह, द्रव्यमान। दूतावास गलत है, बड़ाऊ की मात्रा आती है। द्रव्यमान गलत है, ये तो साइंस में पढ़ते हैं, द्रव्यमान ऐसे लिखा जाता है, रे आता है, री नहीं आता। दुराग्रह, आग्रह होता है, वो दूर प्लस आग्रह करते हैं अपन, या दुए प्लस आग्रह करते हैं, तो दुराग्रह ऐसे होता है, ऐसे गृह थोड़ी होता है। तो बच्चा कौन सा? द्रवीभूत, ठीक है। तो शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? 34वां हो जाएगा, तो 34वां का पहला। 35, ज्यादा ही बड़ा हो गया।
निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। जो रिवीजन क्लास में मैंने आपकी लिंग वचन वाली जो क्लासे ली थी उसके अंदर, उसमें जो है स्टार्टिंग में कुछ शब्द लिखवाए थे और उनके अंदर जो शब्द लिखवाए उनमें पक्षी पहला ही शब्द जो लिखा हुआ है कि ये पक्षी स्त्रीलिंग नहीं है, पक्षी पुल्लिंग है। ठीक है, पैसा पुल्लिंग है, सेब पुल्लिंग है। और कल जो टेस्ट हुआ था उसमें भी ऊ से संबंधित शब्द आए थे। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। और उसके कुछ जो है मैंने अपवाद भी बताए थे कि बड़ा ऊ आता है फिर भी स्त्रीलिंग नहीं होते हुए भी पुल्लिंग आते हैं। ठीक है, कुछ शब्द मैं बताता हूं आपको, अगर रिकॉल कर पाओ तो आप। उकारांत संज्ञाएं मैंने आपको लिखवाई थी। बालू, लू, दारू, गेरू, खालू, ब्यालू, झाड़ू, ये सारे के सारे जो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। उकारांत संज्ञा, बड़ा ऊ की मात्रा वाली जो संज्ञा होती है सारी स्त्रीलिंग आती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। आंसू, आलू, रतालू, टेसू, ये किसके अंदर आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो और पक्षी जो है आपको स्टार्टिंग में मैंने जो रिवीजन क्लास ली थी उसमें बताया था, जो पीएसआई वाले बैच में ली थी, कि नित्य पुल्लिंग के अंदर शब्द काम में आते हैं। पक्षी, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केचुआ, जानवरों के नाम लिखे थे जो नित्य पुल्लिंग के अंदर आते हैं, और पक्षी उसमें पहला ही शब्द लिखा हुआ था। तो बचा कौन सा अपने पास? पैसा तो है ही इसके अंदर, सेब है ही, बचा कौन सा? खड़ाऊ, उकारांत वाला। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? खड़ाऊ है। ठीक है, खड़ाऊ जूतों को बोलते हैं, उनको बोला जाता है ना। जो मैंने खड़ाऊ पहनी वो है ये, चमड़े की बनी हुई होती है खड़ाऊ। अगला क्वेश्चन, बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो एक वचन में प्रयुक्त होता है। वचन वाला जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि द्विवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है हमेशा। अगर इनका बहुवचन बढ़ाना होता है तो इनके आगे कई कितने ऐसे जो है शब्द अपन लगाते हैं। और तेल वाला एग्जाम्पल तो मैंने बताया था स्पेशली, कि तेल का जब बहुवचन बढ़ाना होगा तो अपन क्या लिखेंगे कि उसने कई तेल के पीपे खरीदे। तो इसका मतलब हुआ तेल के अलग अलग प्रकार के पीपे उसने खरीदे थे। द्विवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। अनेक हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला है, सब बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला है। इन्होंने पूछा बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, तेल हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसका बहुवचन बढ़ाने के लिए साथ में कई शब्द लगाना पड़ेगा अपने को। आप जो मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त करते हैं, आप एक वचन में भी आ सकता है, आप बहुवचन में भी आ सकता है। ठीक है, और सम्मान सूचक शब्द है, सॉरी ये सम्मान सूचक शब्द है, इसलिए इसको जो बहुवचन में ही काम में लेंगे। किसमें काम में लेंगे? बहुवचन। इंग्लिश में यू शब्द जो काम में लेते हैं उसके साथ हमेशा जो है बहुवचन की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है। ठीक है, और ये भी पढ़ते हैं कि अपन सम्मान सूचक शब्द जो है हमेशा बहुवचन के अंदर आते हैं। तो सामने वाले को अपन जो रेस्पेक्ट जब देते हैं तो तुम नहीं बोलते, तू नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। आदर सूचक शब्द बहुवचन के अंदर आएगा। तो बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तेल। ठीक है, कि बहुत बार एक वचन में। अच्छा, कभी कभी बहुवचन में कि कई तेल बना दिए, तो बहुवचन भी इसका काम में आ सकता है। बाकी तीनों के तीनों बहुवचन है। प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है। ये भी जो लिखवाए हुए थे, कुछ पर्टिकुलर शब्द लिखवाए थे और ये कहा था कि इन्हीं में से बार बार पूछती है आरपीएससी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी उन्हीं में से पूछा गया था। और क्योंकि वो कुछ लिमिटेड वर्ड है, वही बार बार आते हैं। जैसे कल वाले जो था पेपर, उसके अंदर भी वो होश, प्राण, दर्शन वो वाले पूछे गए थे। और आज फिर आ गया। प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द है। सोना एक वचन में प्रयुक्त होगा, आकाश एक वचन में प्रयुक्त होगा, घी द्विवाचक संज्ञा। अच्छा, द्विवाचक संज्ञा में भी अपवाद याद है? चाच, मसी, स्याही, वो एक वचन में प्रयुक्त, वो बहुवचन में प्रयुक्त होते थे। घी एक वचन में प्रयुक्त होगा। बचा कौन सा? आंसू, उसके आंसू निकल आए। आंसू किसमें? आंसू, रोम, बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये किसके अंदर आते हैं? बहुवचन के अंदर आने वाले शब्द होते हैं। तो बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा है। इजी था ये, क्योंकि आपने हर जगह इसको जो पढ़ा होगा, टेस्टों में आया होगा ये। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ये भी जो बताया हुआ क्वेश्चन है, और जो मैंने बताया उसमें इस हिसाब से बताया था कि पन जब लगा होता है उससे भाववाचक संज्ञा बनती है, वो पुल्लिंग शब्द आता है। और इसके साथ कुछ और शब्द भी मैंने बताए थे आपको। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, औ, पन, वा, पा लगता है वो जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा। रिवीजन क्लास में ये चारों पांचों शब्द जो है मैंने आपको लिखाए थे। उसके अलावा आन वाले भी लिखाए थे, लगान, मिलान। जो मिलान कल आया था कि कृदंत की आना,
आन से अंत होने वाली जो संज्ञाएं होती है, लगान, मिलान, धान, नहान, उठान, तो मिलान भी किसके अंदर आता है? पुल्लिंग शब्द के अंदर आता है। ठीक है। और अभी जो आया पूर्णवाचक संज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएं जो होती है, कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, ये भी पुल्लिंग है। ये सारे के सारे शब्द मैंने रिवीजन क्लास में आपको लिखाए हैं, चेक कर लेना। ठीक है। तो रात स्त्रीलिंग में आता है, लात स्त्रीलिंग में आता है, सरकार समूहवाचक संज्ञाएं, सरकार स्त्रीलिंग के अंदर आता है। और बड़प्पन, बड़प्पन किसके अंदर आएगा? भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनके पीछे पन, वाह ये लगा हुआ रहता है, ना लगा हुआ रहता है, पा लगा हुआ रहता है, वो भाववाचक संज्ञाएं हैं जो किसके अंदर आएगी? पुल्लिंग के अंदर आएगी। ठीक है। तो 38वें का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। आगे, ये तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल है, काल के निकलता होगा, ता होगा। ये तेल खदान से, ये तेल खदान से निकलता होगा, भविष्य काल की बात नहीं रहेगी इसके अंदर। कौन सा काल रहेगा? वर्तमान काल रहेगा। अपूर्ण भूतकाल तो हो नहीं सकता। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। याद आया कुछ? संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान है ये। किसकी है? संदिग्ध वर्तमान काल की। तो कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है इसके अंदर। कि ये तेल खदान से निकलता होगा, वर्तमान काल है, और वर्तमान के अंदर कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल है। क्लियर? उसकी पहचान भी बताई थी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो उससे आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है। 40वां, किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, चांटना है। अब ये सामान्य भूतकाल है, और सामान्य भूतकाल के अपन ने क्या पहचान बताई थी? कि लास्ट में आ, ए, ई ये आते हैं। अब ये बेमौत मरा, आप चलिए मैं अभी आया, गाड़ी सवेरे आई, श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा। इसमें तो आ रहा आ होगा, ई होगी, ए होंगे, है तो भूतकाल का, लेकिन संदिग्ध भूतकाल वाला है। तो ये तो जो है अपने से पूछा सामान्य भूतकाल, ये सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल है, ये भूतकाल का है, लेकिन सामान्य भूतकाल नहीं होगा। आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये सामान्य भूतकाल के नहीं होते। सामान्य भूतकाल का आ, ई, ए होता है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 41वां, किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है? मतलब इधर रेखांकित शब्द लिखे हुए, उधर जो है पुरुष लिखा हुआ है। ये थैली मुझे मिली, उत्तम पुरुष, ओके। हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी नहीं देखे थे, हम, उत्तम पुरुष, ओके। पर्वतायन तू अपने काम में असावधानी मत करियो, मध्यम पुरुष, ओके। और यही तो हम भी कहते हैं, हम, उत्तम पुरुष। ना ना, अन्य पुरुष नहीं होगा। कौन सा होगा? उत्तम पुरुष होगा। तो यही हो गया गड़बड़। यही पूछा था आपने, किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है? चौथे वाले के अंदर जो है वो असंगत है। ठीक है। आगे, 42वां, वह विद्यालय जा चुका था, वाक्य में जो है पक्ष है, जा चुका था, नित्यता बोधक नहीं, सातत्य बोधक नहीं, आवर्ती मूलक नहीं, पूर्णकालिक, क्योंकि जा चुका था पूरा हो गया तो पूर्णकालिक पक्ष आएगा। नित्यता बोधक तो जो हमेशा होता है, सातत्य बोधक जो भी चल रहा होता है, वह विद्यालय जा रहा है तब सातत्य होता है। आवर्ती मूलक, वह विद्यालय जाता है तब आवर्ती मूलक, कि बार बार जो है जाता है। पूर्णकालिक, विद्यालय जा चुका था, काम कंप्लीट, तो पूर्णकालिक पक्ष रहेगा इसके अंदर। आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प के अंदर कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य की पहली पहचान क्या है? कि कर्म होना चाहिए, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। दूसरा, कर्ता जो है वो किसके अंदर होना चाहिए? करण कारक के अंदर होना चाहिए, तब जो है वो कर्मवाच्य होगा। कर्म भी होना चाहिए, कर्ता करण कारक के अंदर होना चाहिए। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, मूर्ति कर्म हो गया, कलाकार द्वारा करण कारक हो गया। ये काम मुझसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ये काम मुझसे करण कारक आ रहा है।
पुस्तक खरीदी जाती है, क्या खरीदी जाती है? पुस्तक। अब इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है तो क्या लगाना है? राम ने, राम द्वारा। राम ने पुस्तक खरीदी जाती है, राम द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है। तो कौन सा सही बैठ रहा है? राम द्वारा, मतलब कर्ता करण कारक का ही बैठेगा। और कर्म इसमें है ही पहले से, तो कर्म हो गया, करण कारक हो गया। राम से कैसे बैठा जाएगा? देखो इसमें करण कारक तो है कर्ता के अंदर, लेकिन कोई कर्म नहीं है। राम से कैसे बैठा जाएगा? कोई कर्म इसके अंदर नहीं है। नहीं है तो कर्मवाच्य की पहली कंडीशन ये कि सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। तो ये कौन सा लास्ट वाला? भाववाच्य है, कर्मवाच्य नहीं है। अच्छा, इसमें कैसे पता चला कि कर्म है? तो मुझसे, ये तो कर्ता जो है करण कारक के अंदर आ गया। ये काम क्या नहीं होगा? ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो कर्म ये रहा। इसमें तो सीधा सीधा पता चल रहा है, इसमें भी सीधा सीधा पता चल रहा है। इन दोनों में कंफ्यूजन रहे, इसमें भी करण कारक आ रहा है, इसमें भी करण कारक आ रहा है। इसमें कर्म है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये काम मुझसे नहीं होगा, ये ठीक है। मतलब कर्म है, इसके अंदर कोई कर्म नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चौथा जो है भाववाच्य है। क्लियर? आगे आज्ञार्थक वर्ती का उदाहरण है। संभव है वह आया हो ना, ये आज्ञार्थक नहीं है। तुम वहां न जाना, बिल्कुल। निषेध भी जो आज्ञार्थक के अंदर आता है, तो तुम वहां न जाना। हो सकता है कि कहीं वर्षा हुई हो, नहीं, संभावना में हो गया। यदि मेरा भाई आया होता तो तुम ऐसे न कहते, संकेत हो गया। तो कौन सा सही होगा? सेकंड वाला। आज्ञार्थक वर्ती किसके अंदर है? तुम वहां न जाना। ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम वहां मत जाना। क्लियर? अगला क्वेश्चन 46 नंबर, ये 45 नंबर, सॉरी। वहां मत खेलो, अर्थ के आधार पर ये वाक्य अभी पहले जैसा ही है। वहां मत खेलो, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो विधिवाचक नहीं, इच्छावाचक नहीं, आज्ञावाचक बिल्कुल सही, संकेतवाचक नहीं। संकेतवाचक के अंदर तो जो है कंडीशन रखी जाती है, वो होगा ये। क्लियर? तो इसके अंदर तो आज्ञावाचक है, सबका सही हुआ होगा ये। किस वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं? मतलब ये भी एक हलवा क्वेश्चन जो दे दिया, उसको क्या कहेंगे? विधेय। उद्देश्य और विधेय की परिभाषा ही अपन ये पढ़ते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है वो विधेय होता है, जो कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। तो यही तो कहा कि इसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं विधेय। ठीक है, तो वाक्य के, और कल भी शायद वाक्य के अनिवार्य अंग में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था उद्देश्य में क्या शामिल नहीं होता? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण दिया हुआ था, तो उसमें क्रिया विशेषण शामिल नहीं होता। और आज पूछ लिया कि किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे क्या कहेंगे? विधेय। जो कहा जाता है जिसके बारे में, जैसे राम गांव गया, राम उद्देश्य हो गया, गांव गया विधेय हो गया। तो राम के बारे में क्या कहा हमने? गांव गया। तो उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसको क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? दूसरा हो जाएगा। 47वां, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य नहीं है। कर्तृवाच्य की कंडीशन क्या है? कर्ता कर्ता कारक के अंदर रहेगा। क्रिया जो है सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, दोनों चल सकती है। तो मनोज चोर को पकड़ता है। देखो, चोर को कर्म कारक है, और कर्ता मनोज चोर को पकड़ता है, कोई करण कारक नहीं है, इसका मतलब ओके है। मुझको मारा जाता है, मुझको कर्म आ गया, लेकिन कर्म सकर्मक अकर्मक बिल्कुल हो सकता है। कर्ता नहीं है, यहाँ पे कर्ता नहीं है तो कर्ता लगाओ। राम ने मुझको मारा जाता है या राम द्वारा मुझको मारा जाता है, तो कौन सा होगा? राम द्वारा मुझको मारा जाता है। तो यहाँ कर्ता कौन सा सूट होगा? राम द्वारा, मतलब करण कारक का होगा। और कर्तृवाच्य में कर्ता किसका आता है? कर्ता कारक का आता है, करण कारक का नहीं आता है। मोहन चित्र देखता है, कर्म है बिल्कुल, और कर्ता किसका है? कर्ता कारक का है। राम घोड़ा लाता है, घोड़ा कर्म हो गया, और राम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। तो कौन सा होगा इसमें? सेकंड। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य नहीं है, ये है कौन सा? ये कर्मवाच्य है। कर्म इसके अंदर है और कर्ता किसमें है? कर्ण कारक के अंदर। दिया हुआ नहीं है कर्ता, तो अपने को लगाना पड़ेगा। राम ने, राम द्वारा लगा लो, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड। अगला 48वां क्वेश्चन। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, वाक्य में प्रधान उपवाक्य है।
सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। एक मिश्र वाक्य है, कौन सा? संज्ञा उपवाक्य वाला मिश्र वाक्य है ये। कल भी ऐसा कुछ पूछा था, प्रधान वाला या शायद क्रिया विशेषण पूछा था कि वो जो है कौन सा प्रकार है, उसमें मिश्र वाक्य दिया हुआ था। वैसे आज पूछ लिया प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य जो है कौन सा है? दो तरीके हैं। ये जब जुड़े हुए शब्द रहते हैं उनसे आगे वाला हमेशा आश्रित ही होता है, क्योंकि ये अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, कुछ याद है? मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य के अपन तीन प्रकार पढ़ते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और जो की जब होता है वो किसका सिग्नल होता है? संज्ञा उपवाक्य का। तो वैसे ही पता चल गया ये वाला तो उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में भी जो संज्ञा उपवाक्य का प्रकार है, तो बचा कौन सा? ये। एक तरीका तो ये बताया था। दूसरा तरीका कि मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदल लो, और साधारण वाक्य में बदलने के बाद जो क्रिया लास्ट में बचे वो प्रधान की होती है और दूसरी वाली आश्रित की होती है। सुशील ने गांव नहीं जाने के बारे में कहा, साधारण वाक्य क्या होगा इसका? सुशील ने गांव नहीं जाने के बारे में कहा, या सुशील ने गांव नहीं जाने का कहा। लास्ट में कौन सी क्रिया आ रही है? कहा। कहा क्रिया किसकी है? सुशील ने कहा, तो ये प्रधान हुआ। बाकी कौन सा हुआ? आश्रित। तो इसके अंदर ये वाला जो है प्रधान है और ये क्या है? आश्रित है। तो कौन सा होगा इसमें प्रधान उपवाक्य? सुशील ने कहा। ठीक है, ये ऑप्शन तो जो है किसी भी सूरत में अपने को करनी ही नहीं थे, करना था तो दो में से ही करना था, ए और एक नंबर और 3 नंबर में से। 3 नंबर वाला आश्रित था, की वाले से शुरू हो रहा है, और ये प्रधान था। ठीक है, दोनों तरीके से अपना आंसर सही हो जाता। अगला क्वेश्चन 49, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ये तो जो है बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, खूब सारी जो अपन ने प्रैक्टिस की है इनकी। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखो, जब जब मुझे काम पड़ा तब तब सहायता दी, जब जब तब तब, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। अपने टेस्ट का क्वेश्चन है ये। ये और जो गुरु कामता प्रसाद है उनकी बुक में से, कामता प्रसाद गुरु जी की जो किताब है उसमें से ये क्वेश्चन उदाहरण है। और ये जो है बताया हुआ है, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। और ये क्वेश्चन जो विराम चिन्ह में भी बताया गया था, ये जो एग्जाम्पल है विराम चिन्ह में भी लिया था मैंने। वे लोग भी वहीं से आए हैं जहां से आर्य लोग आए थे। तो ये भी, वे लोग भी वहीं से आए हैं जहां से आर्य लोग आए थे। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई और पदार्थ भी है। हो गया काम आसान अपना। जब जब तब तब मिश्र वाक्य। जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था, मिश्र वाक्य। वे लोग भी वहीं से आए हैं जहां से आर्य लोग आए हैं। ठीक है, तीनों एक ही टाइप में है। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई और, वरन बल्कि किंतु परंतु किसके अंदर आते हैं? संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। तो चौथा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। जिसने सीरियसली टेस्ट दिए होंगे ना स्प्रिंग बोर्ड के पूरे और सारे जो सॉल्यूशन देखे होंगे, उसको लग रहा होगा कि कई सारे उदाहरण तो जो एज इट इज आए हैं, क्योंकि टेस्ट टीम ने जो इस बार पेपर बनाया ना वो ऑथेंटिक बुक में से बनाए हैं। और माननीय आयोग का भी जो यही है कि ऑथेंटिक बुक ही अपने को पढ़नी है। तो सारे उदाहरण इस बार जो ऑथेंटिक बुक में से लिए गए थे, और उन्हीं में से जो है अपने को एज इट इज मिल भी रहे हैं। इसलिए हिंदी में जो है पक्का आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है, नहीं है। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां श्याम गया है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते। विद्या से ज्ञान बढ़ता और विचार शक्ति प्राप्त होती है। जब अंधेरा हुआ तब हम सो गए। इन चारों में से कोई ना कोई दो तीन सेंटेंस टेस्ट के हैं। तो मिश्र वाक्य नहीं है। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां श्याम गया है, मिश्र वाक्य है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं, मिश्र वाक्य। जो विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है, कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त। जब अंधेरा हुआ तब हम लोग सो गए थे, कौन सा? मिश्र वाक्य है। तो सही कौन सा हुआ? तीसरा वाला जो है वो मिश्र वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, 50, आधा पेपर हो गया है। और धड़कने जो है अगर गलत हो रहे होंगे तो बड़ी हुई होगी, सही हो रहे होंगे तब जो है काम अच्छे से चल रहा होगा। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? वाक्य का कल वाले पेपर में और आज वाले पेपर में एक सिंगल सेंटेंस भी डॉक्टर हरदेव बारी सर की किताब से बाहर का नहीं है। और उन सर की किताब के सारे सेंटेंस रिवीजन वाली क्लास में एज इट इज वहां लिखवाए गए थे क्लास के अंदर, मतलब पीपीटी उनकी बनवाई हुई थी और जल्दी जल्दी उनको जो हमने सॉल्व किए थे। 2-3 क्लासें ली थी उसकी।
ठीक है, सारे के सारे सेंटेंस जो उसमें लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिखा हुआ है। वेरीफाई कर लेना, अपनी जो आपके ऑनलाइन कोर्स में उपलब्ध होगा रिवीजन क्लासें, उन रिवीजन क्लासों में सेंटेंस देख लेना आप, वो सेंटेंस उसी बुक में से बनाए गए थे। और आपको कई बार कहा भी था कि उस बुक में से जो आपको जरूर करने चाहिए थे, कई साथियों को मैंने वो पीडीएफ भी शेयर की थी, और लास्ट टाइम में जो है फिर उसका रिवीजन भी किया था अपन ने। तो अभी देख, सारे सेंटेंस है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब शुद्ध वाक्य छांटना है। आपने रचनाओं में यही बात कई बार कहा है, नहीं, यही बात कई बार कही है, कहा है नहीं आएगा। उन्होंने आंखें फेरना ही सीख रखी है, ये क्लास में भी डिस्कस किया था उस टाइम कि आंखें फेरना ही सीख रखी है, सही लग रहा है लेकिन गड़बड़ है। सीख रखा है होगा, सीख रखी है नहीं होगा। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये ठीक है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया, नहीं, अनिवार्य कर दी। तो सही कौन सा है? केवल तीसरा वाला, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य नहीं है पूछा था, मतलब शुद्ध छांटना है, तो शुद्ध कौन सा है? तीसरा वाला है। आप वेरीफाई कर लेना, एक एक सेंटेंस उसमें जो है पीपीटी में बनाया हुआ है उस बुक में से ही है। तो जिसने वो बुक 4-5 बार पढ़ी होगी उसको जरूर फायदा मिला होगा। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य, ये रोग चिंताजनक है, ये एक गंभीर समस्या है, ठीक है, और इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में नहीं थी, ये वाला जो है गड़बड़ है। आगामी नहीं होगा, कौन सा होगा? भावी घटना की कल्पना मेरे मन में नहीं थी। आगामी नहीं होगा, कौन सा होगा? भावी होगा। बाकी सारे के सारे ठीक है। ये रोग चिंताजनक है, ये गंभीर समस्या है, और इसमें गंभीर वाले में वहां जो है गहरी समस्या लिखा हुआ था। अशुद्ध जब बनाते हैं ना तब बनाते, उसमें लिखा हुआ है कि ये गहरी समस्या है, गहरी नहीं गंभीर समस्या है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अशुद्ध कौन सा है? चौथा वाला जो है वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि आगामी की जगह क्या आएगा? भावी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी। ठीक है, आगे शुद्ध वाक्य है, ये भी सारे उसी में से ही है। विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थी। विद्यार्थी, शुद्ध वाक्य छांटना है। विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियां थी, मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। उल्ट, पहले मेले में आएगा, मेले में, अब इसको बनाओ मेले में, इसको जो आगे ले जाओ, मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, ये होगा इसका सही। मतलब ये तो गलत दिया हुआ है, मेले में आगे लेके जाओ, मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, सीक्वेंस का गड़बड़ है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता है, पुत्रवत को उठाओ यहां से, वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है और यहां चिपकाओ, तब सही होगा। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, ठीक है। आपने किसी छात्रों की सभा में कहा, नहीं, आपने छात्रों की किसी सभा में कहा, किसी को उठा के यहां चिपकाओ। आपने छात्रों की किसी सभा में कहा, या छात्रों की किसी सभा में आपने कहा, ऐसा भी कर सकते हैं, आपने को भी यहां ला सकते हैं। जहां तक हो सके आप इस बात का प्रयत्न करें, ये बिल्कुल जो है सही है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? चौथा वाला है। बाकी तीनों में जो है वाक्य के हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं, सीक्वेंस जो है गड़बड़ है उसमें। एक्यूरेट के लिए सीक्वेंस आगे पीछे करो। और मैंने ये भी कहा था कि इनको जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो यूं लगेगा कि वाक्य सही तो है, क्योंकि अपन मर्जी से अपन उसमें अल्प विराम वगैरह सब लगा देते हैं कि वाक्य एकदम ओके तो है, कोई गड़बड़ ही नहीं है। तो इनको जो है पहली बार में देखते ही क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये गड़बड़ है। और वो कब होता? जब आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, और जिसने उस बुक में से किया होगा या रिवीजन क्लास अच्छे से ली होगी, एक भी वाक्य शुद्धि उसके गलत नहीं हुई होगी। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? अशुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब शुद्ध। मैं वहां कई बार जा आया हूं, जा आया हूं नहीं होता, हो आया हूं होता है, ठीक है। वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है, ये रुपया नहीं पा पाया, रुपया नहीं पा पाया नहीं, रुपया नहीं ले पाया। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। वह आगे बढ़ सकने का नहीं, आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो क्या पूछा? अशुद्ध वाक्य नहीं है, चौथा वाला जो है अशुद्ध नहीं है, चौथा वाला शुद्ध है। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, मैं वहां कई बार हो आया हूं, ये सही होगा। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, ये सही होगा। वह रुपया नहीं ले पाया, ये सही होगा। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है?
देश के प्रति प्रेम न होने से वह टुकड़ों में बट जाएगा, गाड़ी के नीचे दबने से लड़के की मृत्यु हो गई, आंसू गैस छोड़कर उपद्रवी पकड़े गए, सब चिंता दूर होने से मन शांत हो गया। ये तो सही है। देश के प्रति प्रेम न होने से वह टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये भी सही है। गाड़ी के नीचे दबने से लड़के की मृत्यु हो गई, ये भी सही है। आंसू गैस छोड़कर उपद्रवी पकड़े गए, उपद्रवियों को पकड़ा गया। आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को पकड़ा गया, ये आएगा इसमें। आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को, मैंने कई बार कहा था कि इस बुक में से जब सेंटेंस पढ़ोगे तो कई सेंटेंस ऐसे लगेंगे कि उनमें कहीं गड़बड़ नहीं है, एकदम एक्यूरेट ही तो है, लेकिन वो बिल्कुल व्याकरण के हिसाब से जमाए हुए सेंटेंस है, उनको आपको जो है जरूर करना है। और आरएस की जो तैयारी करने वाले साथी है उनको भी इस बुक में से जरूर करने हैं वाक्य शुद्धि वाला पोर्शन, ठीक है ना। और रिवीजन क्लास में सारे के सारे सेंटेंस करवाए गए थे आपको कि आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को पकड़ा गया, एज इट इज। और टेस्ट में आप आपके टेस्ट में देख लेना, एक भी जो है वाक्य ऐसा नहीं दिया गया था जो उस बुक में नहीं था। लगभग लगभग सारे के सारे वाक्य जो है उसी में से दिए गए थे, क्योंकि उस बुक में से मैंने पढ़ा था और आपके सारे टेस्ट सॉल्यूशन इस बार मैंने करवाए थे, तो मुझे आइडिया है कि वो उसी बुक के थे सारे ही। आगे, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? उन्हें समझ में आ जाएगा। शुद्ध वाक्य, मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ, यह लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे से कोई काम नहीं होगा। देखो, यह लोग क्या कहते हैं, ये लोग यहाँ बहुवचन है, तो ये तो इसको हटाओ बिंदी को, या ये करो, ये लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से नहीं, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। उन्हें समझ में आ जाएगा, उनकी समझ में आ जाएगा। तो बचा कौन सा शुद्ध वाक्य, मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला वाक्य जो है वो सही है, ठीक है। आगे, यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताते हैं, जो वाले वो जो होते हैं ना, एक क्वेश्चन आया था ना अभी, जो संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी है, तो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह नहीं, विस्मयादिबोधक तो किसी भी सूरत में नहीं, योजक चिन्ह भी नहीं, अर्ध विराम भी नहीं आएगा, वहां अल्प विराम आएगा। अल्प विराम कैसे आएगा, एक मैं जो है आपको इसको देखो, क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे, किसी ने जो बहुत अच्छी व्याकरण पढ़ी है और बार बार पढ़ी है, वो इसको आसानी से कर सकता है। कैसे? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो। राम जो अयोध्या के राजा थे, वनवास गए, संबंधवाचक सर्वनाम आता है विशिष्टता बताने के लिए, तो कौन सा विराम चिन्ह काम में लिया जाता है? अल्प विराम काम में लिया जाता है। इसका बेटर एग्जाम्पल है कि अपन जो है वो सेंटेंस देखे आज वाला, जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम का जो क्वेश्चन था, अपने को ये छांटना था कि उसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। कंफर्म कर लेते हैं उसमें जो, और अल्प विराम ही आएगा, कंफर्म है ये तो। कौन सा था वो जो है, तो जो है पीछे भी जाके, लेकिन वो है कि क्वेश्चन को देख के वही कर सकता था जिसको पता हो कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वही उसको कर सकता था, बाकी से तो वो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तुक्का जो है आपने मारा होगा। विशेषण रहित, ये क्वेश्चन देखो, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज था, वाक्य में रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? और अपन ने क्या लगाया था इसमें कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और वो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा था जो किसकी विशेषता बताता है? लड़के की। कैसे? लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ, लेकिन वह लड़का, ये सारा का सारा क्या बताता है? विशेषता किसकी? वह लड़का जो कल आया था। और अपने क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन सा है, मैं इसमें से पेपर में से पढ़ के बता देता हूँ आपको, फिर वापस उधर अपने को जाना पड़ेगा वरना। कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति या वस्तु की
विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। देखो, व्यक्ति है, इसकी विशेषता संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो जिसको संबंधवाचक सर्वनाम का आइडिया था और जिसने ये क्वेश्चन ढंग से देखा होगा तो वो वापस इसी क्वेश्चन पे आया होगा कि यार वहां कौन सा विराम चिन्ह लगाया हुआ था? अल्प विराम चिन्ह वहां पे लगा हुआ था। ठीक है, तो उसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अल्प विराम चिन्ह होगा। ये रहा। तो विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाएगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे 58वां क्वेश्चन। ये ईमानदारी से बताना, आपके टेस्ट में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, और हमने जो अलग अलग जगह इसको लगाया था, और मेरे ख्याल से जो लास्ट के फुल लेंथ टेस्ट हुए थे उनमें कहीं ना कहीं ये सेंटेंस था कि एक में जो 21 मील था, एक में 21 मील चौड़ी के बाद में लगाया होता है, एक में दुनिया के बाद में लगाया हुआ था। टेस्ट का क्वेश्चन है एज इट इज ये। तो इस वाक्य उसमें क्या चार ऑप्शन दिए हुए थे, चार ऑप्शन में इस सेंटेंस में अलग अलग जगह विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया था और उनमें से आपको छांटना था कि किसके अंदर सही प्रयुक्त हुआ है। जिसने स्प्रिंग बोर्ड के टेस्ट दिए होंगे उसको पता होगा पक्का, ये उसी में से पूछा है। मतलब अपन ये तो नहीं कह सकते कि अपने टेस्ट में से पूछा है, लेकिन अपनी रेंज में था, अपन ने ये किया है। ठीक है ना? तो 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, इस वाक्य में चौड़ी शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? और आसान कर दिया कि इन्होंने खुद कह दिया कि किसके बाद में, चौड़ी शब्द के बाद में कौन सा विराम विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। अगर ऐसा पूछता कि जो है किस शब्द के बाद में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा, नहीं होगा, जो है कौन कितने विराम चिन्ह इसमें प्रयुक्त होंगे, हमने तो यहां तक के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये तो बहुत आसान, इन्होंने कह दिया चौड़ी शब्द के बाद में कौन सा विराम चिन्ह, कोमा लगाना है सीधा सीधा। कोमा कौन सा? अल्प विराम लगाना है। ठीक है, टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन था ये, और मेरे ख्याल से जो लास्ट के फुल लेंथ टेस्ट थे उसमें ये सेंटेंस दिया हुआ था। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ चार सेंटेंस दिए हुए थे और सेम सेंटेंस पे अलग अलग जगह विराम चिन्ह लगा के दिए हुए थे, संगत वाला छांटना था उसमें कि सबसे सही कौन सा है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह अत्यंत ही सुंदर है, ये बातें केवल दिखावा भरती, वह अवश्य ही हमसे मिलेगा, मैं इतना ही चाहता हूं। देखो शुद्ध वाक्य, वह अत्यंत ही सुंदर है, ही लगाने की जरूरत नहीं है, वह अत्यंत सुंदर है, काम हो जाएगा। ये बातें केवल दिखावा भरती, या तो एक काम करो, ये बातें केवल दिखावा थी, ये बातें केवल ये बातें दिखावा भरती, दोनों काम में मत लो। वह अवश्य ही हमसे मिलेगा, अवश्य हमसे मिलेगा, ही लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूं, इसमें ठीक है ही, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि मैं इतना ही चाहता हूं, ये सही है। अच्छा, इसमें उस में जो है अपन ने किया था उसमें अशुद्ध इसको कैसे बना रखा था? मैं केवल इतना ही चाहता हूं। अपन ने जो प्रैक्टिस की थी उसमें लिखा हुआ था मैं केवल इतना ही चाहता हूं, ये सेंटेंस हमने किया था। और इसका शुद्ध क्या बनाया था कि केवल हटा दो, मैं इतना ही चाहता हूं, क्योंकि केवल भी आ रहा था, इतना भी आ रहा था, तो केवल हटा दिया तो ये वही सेंटेंस एज इट इज इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ ही की जरूरत नहीं है, केवल भर की जरूरत नहीं, ही की जरूरत नहीं है, तो सही कौन सा? शुद्ध पूछा आपने, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला जो है वो शुद्ध है। ठीक है, अगला 60 नंबर। ये रिपीट क्वेश्चन है, आरपीएससी ने जो पहले भी ये पूछ लिया है, और मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है ना वो पहले पूछ लिया गया है, और अपने टेस्टों में तो खैर आया ही है, और अपने टेस्टों में जो प्रीवियस ईयर से टेस्ट टीम ने उसमें से उठाया होगा ये पक्का क्वेश्चन, टेस्टों में तो आया ही है। आरपीएससी का भी रिपीट क्वेश्चन है ये। कैसे है कि विराम चिन्ह के संबंध में असंगत कथन है, प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न चिन्ह ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में, और मैंने टेस्ट सॉल्यूशन जब करवाया था तब कहा था प्रश्नवाचक चिन्ह में ये ज्यादा जरूरी है अपने को जानना कि कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है। और वहां ये बताया था भारत की राजधानी बताओ, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न किस में? आज्ञा के रूप में हो। जब प्रश्न आज्ञा के रूप में होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है। तो प्रश्न चिन्ह ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता है जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, बिल्कुल सही बात है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों का सा होता है उनमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाए थे आप जाके देख लेना, जिसके अंदर विराम चिन्ह वाला टॉपिक आया उसमें प्रश्नवाचक चिन्हों के अंदर मैंने जो प्रश्न चिन्ह लगाए थे कि किस किस के अंदर प्रश्न चिन्ह आएगा, किस किस के अंदर प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा।
ठीक है, तो उसमें यही था कि प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों का काम करेंगे तब वहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये जो चौथा है वो स्टेटमेंट रिपीट है आरपीएससी के किसी न किसी पेपर से, और हमने ये भी तो पढ़ा ही है कि कहीं भी विराम चिन्ह डबल नहीं आता है। तो इसमें क्या लिखा है, वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। सोच के देखो, पहले प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम भी लगाएंगे क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है और आश्चर्य का चिन्ह भी लगाएंगे क्या? दो विराम चिन्ह तो एक साथ आ नहीं सकते। तो यही है इसका आंसर। असंगत कौन सा है? चौथा। ठीक है, तो ये अपनी रेंज का क्वेश्चन और बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है, टेस्ट सीरीज भी अच्छे से की है आपने, टेस्ट सॉल्यूशन देखे हो तो उसी में से आया हुआ है ये। चौथा जो स्टेटमेंट है वो आरपीएससी का पहले भी किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है? कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है, मतलब उसमें सही विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, यही कहना चाह रहा है दोष रहित है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि हम क्या पढ़े। मैंने आपको बताया था जब की आ जाएगा तो विराम चिन्ह लगेगा ही नहीं। यहाँ पे जो है विराम चिन्ह लगा रखा है, जब की आ रहा है तो विराम चिन्ह लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, की वाले के अंदर विराम चिन्ह लगता है नहीं। संज्ञा उपवाक्य में ये लिखवाया था मैंने, संज्ञा उपवाक्य के अंदर विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, लेकिन जब प्रधान उपवाक्य बाद में आता है, आश्रित उपवाक्य पहले आता है, जब तब अपन अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो की वाला ही आ रहा है, बाद में ही आ रहा है, प्रधान उपवाक्य पहले, आश्रित उपवाक्य बाद में है, तो इसमें तो यहाँ विराम चिन्ह लगेगा ही नहीं। और यहाँ गुड़ गोबर कर दिया इसमें अधिबोधक चिन्ह लगा के, तो ये तो वैसे भी गलत है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि हम क्या पढ़े। आगे देखते हैं, पहले कृपया यह बताने का कष्ट करे कि हम क्या पढ़े। इसमें अधिबोधक चिन्ह का तो कहीं काम ही नहीं है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि हम क्या पढ़े। देखो यहाँ पे कोमा नहीं लगाया है, ये लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ है शायद यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने खड़ी पाई लगाई है, मतलब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाए तब क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, और संज्ञा उपवाक्य के अंदर जब प्रधान उपवाक्य के अंदर क्या प्रश्न वाला चिन्ह क्या मतलब शब्द आ जाए या कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आ जाए प्रधान उपवाक्य के अंदर, तब भी अपन जो है उसको मानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जा रहा है और उसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे अपन। लेकिन अगर आश्रित उपवाक्य के अंदर प्रश्न पूछा जा रहा है तब उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं अपन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ देखो, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि हम, ये तो जो है गलत हो गया, ये भी हो गया, इसमें जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी कहीं भी कोई इसके अंदर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला सही है। यही पूछा दोष रहित कौन सा है, तो दोष रहित सेकंड वाला है। क्लियर? आगे मुहावरे, ये जो है मुझे अच्छा लगा कि जो अपन ने तो मुहावरे बहुत ही टेस्ट में जो देखे थे वो तो भयानक भयानक डरावने डरावने थे, उन तो उनको देख के तो यूं लग रहा था कि ना, अपने बस की बात, मुहावरे होंगे ही नहीं। और मैं तो कहने लगा था भोलानाथ तिवारी सर की किताब पढ़ लेना, उसके बाहर तो आएंगे नहीं वैसे भी कुछ। चल में उसमें जो भोलानाथ तिवारी सर लिखा हुआ होता है ना, तिवारी नहीं है शायद वो। तो जो है मुहावरे तो लगभग लगभग मार्केट में जितने भी बुक प्रचलित है, अपनी स्प्रिंग बोर्ड वाली बुक है या जो आपको मटेरियल जितना भी दिया गया था, आपने किसी भी बुक में से, जनरली पीएसआई एस्पिरेंट दो बुक तो पढ़ता ही है, तो दोनों बुक में आप किसी में भी देख लेना, हर बुक के अंदर ये उपलब्ध है। तो ये तो दावा करे कि हमने पढ़े हैं, ऐसा कुछ है नहीं इनमें। किस मुहावरे का भावार्थ गलत है, ये तो वो हो सकता है कि सिली मिस्टेक किसी ने की हो, छोटी मोटी मिस्टेक किसी ने कर दी हो इनके अंदर, तो वो गड़बड़ है। कान में तेल डालना, कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना ना, ये थोड़े होता है कान में तेल डालना किसी की बात ही नहीं सुनना, ये होता है। कान खड़े होना, होशियार होना, बिल्कुल। कान पर जू न रेंगना, ध्यान नहीं देना किसी की बात पे। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, बिल्कुल सही बात है। तो किसका भावार्थ गलत है? पहले वाले का भावार्थ गलत है। ठीक है, आगे। नकेल हाथ में होना, कंट्रोल में होना, क्या हो गया? नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, कंट्रोल में होना। रूप तथा वेश में नवीनता दिखाना नहीं, वश में होना, ये सही है। खाली हाथ होना नहीं, अभिमान पूर्ण हाव भाव दिखाना, ये भी नहीं होगा। तो नकेल हाथ में होना, वश में होना। ठीक है, आगे। किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है? ये वाला सेंटेंस जो है अपने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, ये वाला सेंटेंस भी अपने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। अगले का पता नहीं, ये दोनों तो शायद नहीं किए हुए, लेकिन ये दोनों सेंटेंस जो बताए हुए हैं
और जो मैंने विराम चिन्ह के जो है लिखवाए थे और उन्हीं नोट्स को जो है कि स्टूडेंट ने लिख के जो दिए थे, तो कुछ पीएसआई वाले साथियों ने जो मांगे थे तो उनको मैंने फॉरवर्ड भी किए थे। तो उनमें देख लेना, यही सेंटेंस लिखे हुए छोटे छोटे उपवाक्यों के बीच में, छोटे छोटे उपवाक्यों में कौन सा विराम चिन्ह आता है? अल्प विराम चिन्ह आता है। पानी बरसा, हवा चली, ओले गिरे, ओके, ठीक है। और ये भी बताया था कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो उनमें अर्ध विराम चिन्ह भी लगाया जा सकता है। तो सूर्य अस्त हुआ, आकाश लाल हुआ और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, ओके। लड़के ने कहा मैं अभी आता हूं, यहां थोड़े लगेगा अल्प विराम चिन्ह, कहां लगेगा? लड़के ने कहा, कोमा, अल्प विराम, मैं अभी आता हूं, मैं अभी आता हूं, ये। और दूसरा, यहां तो जो है विस्मय आदिबोधक चिन्ह का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रदीप जो है किसी का नाम या जो उपाधि वगैरह जो है, क्या किसमें लिखेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। एक हिंदी दैनिक पत्र है, पत्र का नाम है, तो किसमें आ गया? सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, ओके। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इसमें अगर यहां से नहीं पकड़ पाते तो यहां से पकड़ना भी बिल्कुल आसान है। कहा से के बाद जो है अल्प विराम लगेगा, तो इसमें तो कौन सा असंगत है? तीसरा वाला। ठीक है, आगे। अन्न जल उठना बहुत ही आसान है। कोई जब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो एक जगह रहने का उसका संबंध खत्म हो जाता है, ट्रांसफर होते रहते हैं, मतलब अंजल उठता रहता है। किसी स्थान से संबंध समाप्त होना, बिल्कुल सेकंड इसका जो है वो आंसर है। अगला है लेना, मुहावरे का निकटतम अर्थ है किसी के मन की बात जानना, किसी का भेद लेना, बिल्कुल। था लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ है किसी का भेद लेना, सही है ये। अगला, जितनी देग उतनी खुरचन। अपने जो डेगची होती है उसको देग बोलते हैं, और खुरचन जो है देग में जो है बच जाता है, लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं खुरचन। जो साफ किया जाता है उसको खुरचन बोलते हैं। तो जितनी देग उतना खुरचन, मतलब देग बड़ी होगी तो खुरचन भी क्या मिलेगा अपने को? ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ फायदा पूंजी के हिसाब से होता है, जितना अपन इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब मान लो किसी के 60% शेयर है, किसी के 40% शेयर है, तो 60 वाले को ज्यादा बेनिफिट होगा, नुकसान भी उसी को ही होगा ज्यादा होगा। तो फायदा नुकसान किसके हिसाब से होता है? पूंजी के हिसाब से होता है। तो जितनी देग उतना ही खुरचन लोकोक्ति का निकटतम अर्थ कौन सा है? फायदा पूंजी के हिसाब से होता है। तीसरा इसका जो है वो सही है, ठीक है। आगे, हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ है भयभीत होना। ये तो जो बहुत ही आसान था, बीमार होना, अपमानित होना, कंजूस होना, ये नहीं होगा। निकटतम अर्थ कौन सा होगा? भयभीत होना होगा, ठीक है। अगला, नेकी कर और दरिया में डाल। ये तो बहुत टाइम अपन यूज में लेते हैं। उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल सही है। भलाई का बदला बुराई नहीं, बहुत चंचल नहीं, अवास्तविक गुणियों का सम्मान नहीं होना, नहीं। तो नेकी करो और दरिया में डाल लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है? उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं करना, कि भलाई करो लेकिन वापस ये उम्मीद मत करो कि वो हमारे साथ भलाई करे। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करो और भूल जाओ, वो है इसका मतलब। ये जो है नहीं पढ़ा होगा, झटपट की घाणी आधा तेल आधा पानी, लेकिन कर दिया होगा सबने कि झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी। झटपट मतलब तुरंत काम करेगा, तो जो है जल्दीबाजी में काम करेगा तो गुड़ गोबर होना है कुल मिलाकर। लोकोक्ति का दिए गए विकल्पों में से निकटतम अर्थ है जल्दी का काम अच्छा नहीं होता, आसानी से पहचान जाते हैं। झूठ बोलने में कुछ खर्च नहीं होता, नहीं। छोटी जगह में छोटे आदमी भी बड़े समझे जाते हैं, नहीं। मौका मिलते ही मिलावट करना, नहीं। झट लोकोक्ति में तो इससे संबंधित कुछ आ जाए ना तो मतलब गड़बड़ी है ही। तो झटपट की गानी आधा तेल आधा पानी, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है, ये इसका सही होगा, ठीक है। अगला, हाथी के पांव में सबका पांव। इसको देख के जो है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अपने टेस्ट में से पूछा गया था। वैसे लोकोक्ति मुहावरे जो है हर बुक में से आते ही है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अपने टेस्ट में मुझे याद आ गया था। हो सकता है बाकी भी हो या नहीं भी हो, लेकिन ये टेस्ट का ही है। हाथी के पांव में सबका पांव, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की गुजर भी हो जाती है, अपने डिस्कस भी किया था, ठीक है। हाथी के पांव में सबका पांव का मतलब क्या होता है? बड़े लोगों के साथ छोटे मोटे लोगों का गुजारा भी चल जाता है, उसको बोलते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। पारिभाषिक शब्दावली 71 हो गए क्या? बिल्कुल, 72।
विटनेस शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द साक्षी। बिल्कुल, विटनेस किसको बोलते हैं? साक्षी को बोलते हैं। अगला, ही रियलाइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। देखो कल ऐसे क्वेश्चन कल भी आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें उन दोनों के 3-3 तो अर्थ थे, चौथा उसका अर्थ नहीं था, और वो गड़बड़ कईयों ने यही की होगी कि यहाँ नहीं पढ़ा होगा कि रियलाइज का जो है 3 तो इसके अर्थ रहेंगे, चौथा नहीं रहेगा, तो नहीं है पूछा है। तो एहसास, एहसास होता है रियलाइजेशन, या जेड भी लगा सकते हैं। रियलाइजेशन जो होता है उसको एहसास बोलते हैं। वसूल करना होता है, उगाना होता है। उगाना वसूल करना तो एक ही बात है, तो ये तो कंफर्म था। और रियलाइज करना अपन कहते हैं ना, रियलाइज करना, अनुभव करना। और एहसास क्या होता है? रियलाइजेशन, उसको बोलते हैं एहसास। रियलाइज करना, अनुभव करना अपन बोलते रहते हैं। वसूल करना और उगाना एक ही बात है, तो ये तो दोनों होने ही थे। तो अनुभव करना होता है, एहसास करना इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है। रेजिडियरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ये जो है, अगर पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी हो तो उस टाइम सर काम में लेते हैं। रेजिडियरी पावर, अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट शक्तियां, वहां पे अपन काम में लेते हैं। तो इसका जो है सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? अवशिष्ट। ठीक है, कि बची हुई शक्तियां जो किसके पास में होगी, उसमें पॉलिटी के अंदर पढ़ा जाता है। खल की दवा, पीठ की पूजा। खल जो है दुष्ट को बोलते हैं। तब ये अगर आपने ये समझ लिया कि जो है खल दुष्ट को बोला जाता है, तो आप आंसर के जो नजदीक पहुंच जाते हैं। खल खल्लू किसको बोलते हैं? खल नायक दुष्ट को बोलते हैं, बुरा जो नायक होता है। तो खल की दवा पीठ की पूजा की, बुरे आदमी की क्या दवा है कि बस उसके पीठ पे सोट ही सोट मारो, अपने आप जो सुधर जाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं। अगर इस किसी ने खल पकड़ लिया कि खल जो है किसके बारे में काम में लिया जा रहा है, दुष्ट व्यक्ति के बारे में काम में लिया जा रहा है, तो वो जो इसको आराम से कर सकता था। ठीक है, जिसने नहीं पकड़ा उससे ये नहीं हुआ होगा, या जो है उल्टा पुल्टा किया होगा कुछ। लॉफुल, लॉफुल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है विधि सम्मत। ठीक है, ये तो कानून व्यवस्था तो लैंड ऑर्डर होता है। ये जो है जुडिशरी जो होता है उसके लिए होता है, कोर्ट के लिए न्यायालय। और वाद तो जो प्लेंटिफ होता है। कॉनकर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, पढ़ा हुआ है, टेस्ट में आया हुआ है, सहमत होना। अगला, कॉन्स्पेक्टस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है संदर्शिका। कहाँ गया? इसका जो सही अर्थ होगा वो कौन सा होता है? संदर्शिका होगा। बिना याद किए हुए तो जो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था। मैं भी एक बार तो सोच रहा था कि कौन सा होगा इसमें, लेकिन मैं तो एलिमिनेशन मेथड से किया था कि इनका कंसोलिडेशन, कंपोजिशन, और जो है वो संगति जिसको बोलते हैं ना अपन, क्या वर्ड काम में लेते हैं उसको, मतलब तीनों में जो है सीसी की स्पेलिंग आती है। यही नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसी पे माना मैंने। तो ये सही भी है। कॉन्स्पेक्टस का मतलब क्या होता है? संदर्शिका होता है। प्लीड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है पैरवी करना। बिल्कुल, प्लीड का मतलब क्या होता है? पैरवी करना होता है। ठीक है, आगे इसमें पूछा है निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का संगत हिंदी पारिभाषिक शब्द, मतलब 3 गलत है 1 सही है। रीइंस्टेटमेंट, पुनः स्थापन, ओके। रीट्रेट सुसंगत नहीं होता, रीट्रेट दोहराना होता है। रीइंबर्स क्षतिपूर्ति होता है, स्वीकृति नहीं होता। रेगुलराइज तो जो है नियमित करना होता है, विनियामक नहीं होता। रेगुलेटरी को बोलते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी, विनियामक प्राधिकरण या नियामक प्राधिकरण, प्राधिकारी उसको बोलते हैं। रेगुलराइज तो वर्ब है, इसका मतलब होता है नियमन करना या नियमित करना, नियमित करना। तो इसका रीइंबर्स क्षतिपूर्ति प्रतिपूर्ति, तो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। पूछा क्या? संगत, संगत कौन सा है? रीइंस्टेटमेंट, पुनः स्थापन जो वो संगत है। अगला, किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है? ये जो है गजेटेड, इमोरल नैतिक, ओके। ग्रेजुटी उपदान, ओके। इंपोर्ट आयात, थोड़ा सा इसमें जो है गेम किया। कल भी ऐसे 1-2 वर्ड के अंदर जो है उन्होंने गेम किया, और आज भी बिल्कुल वैसा ही गेम किया। कैसे किया? अपन गजट पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है राजपत्र, और यहां लिखा हुआ है गजेटेड, राजपत्रित। गजेटेड ऑफिसर किसको बोलते हैं अपन? राजपत्रित। ऐसे 1-2 जो है पारिभाषिक शब्दावली में इस बार किया है कि मतलब शब्द वही दिया,
कल वाला जो शब्द है वो याद नहीं आ रहा मुझे, सॉवरेन वाला, संप्रभु वाला। तो उसमें जो है संप्रभुता शायद लिखा हुआ था। सॉवरेनिटी का मतलब जो है संप्रभुता होता है, उसमें सॉवरेन का मतलब शायद संप्रभुता लिखा हुआ था, ऐसा उसमें था। तो आज मतलब स्पेलिंग वैसी की वैसी, शब्द उससे मिलता जुलता, वो का वही। अपन जनरली जो है ये ध्यान नहीं देते नाउन प्रोनाउन और कौन सा एडजेक्टिव क्या है, अपन तो याद रह जाए हिंदी वाला वही बड़ी बात है। तो सॉवरेन, संप्रभु, संप्रभुता वो याद रह जाए वही ठीक है अपने लिए तो। लेकिन जैसा गजट, राजपत्र, गजेटेड, राजपत्रित, इतना डेप्थ में जो है वो पूछ लिया था। लेकिन अगर किसी ने ढंग से, और इसमें कंफर्म तो तभी होता, इमोरल अनैतिक सबने पकड़ लिया होगा, इंपोर्ट आयात सबने पकड़ लिया होगा, आंसर किया होगा या तो फर्स्ट या थर्ड। क्योंकि ग्रेचुइटी में जो है डाउट आ रहा होगा, अनुदान करे कि उपदान करे, अनुदान करे कि उपदान करे। किसी को एग्जैक्ट याद है कि सब्सिडी अनुदान होता है, ग्रेचुइटी उपदान होता है। और गजेटेड ऑफिसर किसी के दिमाग में आया हो कि राजपत्रित अधिकारी होता है, राजपत्र गजेट को बोलते, तब भी वो सही हुआ होगा। तो इसका सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला वाला। जैसे कल वो सॉवरेन वाला था ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। ठीक है, अगला अबेटमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द। अब इसमें भी देखो क्या क्या दिया है। दुष्प्रेरण दिया है और परित्याग दिया है। परित्याग तो अबेंडमेंट होता है, वो अबेंडनमेंट होता है, ठीक है ना। और अब अपहरण तो जो है ये अपहरण नहीं होता इसका, ये तो नहीं होगा। और ये भी जो है नहीं होगा। दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक, मेरे ख्याल से दुष्प्रेरण होना चाहिए, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। क्योंकि इंग्लिश जो है इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, मेरी भी ठीक ठीक है। कहाँ गया? हाँ, दुष्प्रेरण होगा इसका, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक पे लगा, तुक्का भी लगाता तो ये लगा था। दुष्प्रेरण, अबेटमेंट जो है वो दुष्प्रेरण है। देखो इसमें भी थोड़ा सा माइनर अबेंडमेंट होता है, ये तो त्याग देना, किसी चीज को अपन परित्याग कर देते हैं। अपहरण भी ऐसे रिलेटेड स्पेलिंग है एग्जैक्ट। एबडक्ट, एबडक्शन जो होता है उसको अपन अपहरण बोलते हैं। अगला संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है, संधि पे देखते हैं। वाग प्लस में क के बाद में माँ आ रहा है, क का पांचवा बन गया, बिल्कुल सही है। सप्तऋषि अर बन गया, सप्तऋषि बिल्कुल ओके है। एक प्लस एक एक ये बनेगा। अभी प्लस आगत अभ्यागत ओके है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तीसरा वाला त्रुटिपूर्ण है। सबने कर लिया होगा, ये सारे के सारे उदाहरण है जो किए हुए रहते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं है। किम प्लस नर किन्नर बिल्कुल बन गया। परीक्षा, मैंने क्या कहा था, इस संधि के अंदर, स्वर संधि के अंदर सबसे आसान आसान से नियम आसानी से पहचान लेते हैं। गड़बड़ किसमें होती है? मात्रा के अंदर। कल एक वो आया था उष्ण वाला, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, बड़ा की मात्रा दे दी थी, इसमें देखो बड़ी की मात्रा दे दी, परी छोटी की मात्रा आएगी। अनुच्छेद छह से पहले स्वर, कल भी आया था ऐसा प्रतिछाया वाला शब्द शुद्धि के अंदर। तो ये तो सही है। अमृतेश, अमृत प्लस ईस, ये भी सही है। गलत कौन सा है? परीक्षा वाला, छोटी की मात्रा आएगी परी के अंदर, तब बड़ी की मात्रा बनेगी। ठीक है, आगे किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? वेदोक्त, वेद प्लस उक्त, यथा प्लस इष्ट, वर्षा प्लस अंत, महा प्लस उदय। वर्षा प्लस अंत, वर्षांत, वर्ष प्लस अंत होना चाहिए ना, वर्षांत। लेकिन वर्षा भी हो सकता है क्या वर्ष प्लस अंत? जो है वर्षा के बाद भी तो हो सकता है, वर्षा प्लस अंत की, वर्षा के दिनों के बाद वर्षा प्लस अंत हो सकता है। क्या गड़बड़ है? एक बार जो है इसको कंफर्म करते हैं। मेरे ख्याल से तो हो तो जाना चाहिए, क्योंकि या तो वर्ष प्लस अंत होगा, एग्जैक्ट तो मुझे ये लग रहा है। एक बार फिर भी रीचेक बनता है। हाँ, वर्षा प्लस अंत बन जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? तो फिर पूछा क्या इसमें? गलत संधि विच्छेद पूछा है ना। अच्छा, अपन ने तो इसने कर रखा है वर्षा, गलत संधि विच्छेद। वेद प्लस उक्त, देखो माँ प्लस उद्य ओके है। वर्षा प्लस अंत, वर्ष प्लस अंत भी हो सकता है और वर्षा प्लस अंत भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। वर्ष प्लस अंत भी ठीक है, वर्षा भी बिल्कुल हो सकता है, ओके। वेद प्लस वेदोक्त ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ? सेकंड वाला। अच्छा सेकंड वाला ये सही हो गया, तो इष्ट
अच्छा, इसमें इसने इधर टिक लगा रखा है, मेरे मात्रा इसको समझ रखा था कि इसने जो है ये वाला चला रखा है। यहाँ जो इष्ट ये आना चाहिए, है ना? ये बड़ी की मात्रा लगा दी है, वैसे ही गड़बड़ हो गया है। तो चलो, गलत संधि विच्छेद ऐसे इसे पहचान लेते हैं अपन, तो इसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इष्ट में जो क्या आएगा, छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, यथा प्लस इष्ट बनेगा, गुण संधि होती है। ठीक है। बाकी वर्ष प्लस अंत भी वर्षांत बन सकता है, और वर्षा प्लस अंत भी सही है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। इष्ट वाला जो है वो गड़बड़ हो गया। इष्ट जो कौन सा आएगा, छोटी वाला आएगा। तो गलत संधि विच्छेद कौन सा है, सेकंड वाला। इसका सेकंड है। अच्छा, इसने जिसकी ये पेपर है ना, उसने थर्ड लगा रखा है। अपने को कंफ्यूज नहीं होना, इसका सेकंड वाला है ना, ये गड़बड़ है। और वर्ष प्लस अंत भी मेरे ख्याल से सही है इसमें, तो वर्षा प्लस अंत भी सही है, दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो सेकंड होगा। संधि से निर्मित गलत शब्द है, ईश्वर प्लस इच्छा, ईश्वरेच्छा, जीवा प्लस अग्र, जीवाग्र, तमस प्लस आच्छन, तमसाच्छन, महा प्लस ओजस्वी। हो गई गड़बड़ यहां, औ की मात्रा आएगी महोजस्वी। एक से वो पढ़ा होगा वर्ड आपने, परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। ये जो जरूर लिखवाया होगा सर ने। इसका क्या बनता है, परमोजस्वी, ये बनता है। तो उसी हिसाब से मौजस्वी बनेगा। तो गलत शब्द कौन सा है, चौथा वाला जो है वो गलत है। ठीक है, आगे 87। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, निडर, अतिक्रम, प्रगति, अन्याय। ये देखो, इसमें जो है मुझे भी ये आया नहीं था, बहुत जो डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था, और जो मार्केट में प्रचलित किताबें उनमें किसी में भी ये है नहीं। ठीक है। इसका जो आंसर बता देता हूं आपको, क्या होगा आंसर, तो होगा निडर। इसका एकदम एक्यूरेट है, आरपीसी भी यही मानेगी। आप कोई सी भी आंसर की देख लेना, अगर उसमें ये बता रहे हैं तो ओके है, ये नहीं बता रहे हैं तो गड़बड़ है। निडर इसका आंसर है। तो बाकी किसमें है, अन्याय। अन्याय तो जाएगा नियत तत्पुरुष के अंदर। ठीक है। अन ये लगे हुए रहते हैं, विरोध, वो जो नकारात्मक अर्थ देने वाला होता है, तो वो किसके अंदर जाता है, अब यही बात उसके नियत तत्पुरुष के अंदर जाता है। तो ये तो नियत तत्पुरुष हो गया। अब बचे कौन से, अतिक्रम और प्रगति। अपन अव्ययी भाव समास में क्या पढ़ते थे, पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद अव्यय हो, प्रथम पद उपसर्ग और शब्दों की पुनरावृत्ति हो, और पूरा शब्द जो है अव्यय की तरह काम करे, तो उसको अपन जो है अव्ययी भाव समास कहते थे। इसके अंदर तो चलो पहचान लिया, अन्याय की जो नियत तत्पुरुष के अंदर चला गया। इसके अंदर अति आ रहा है, इसके अंदर प्रय आ रहा है, इसके अंदर नी आ रहा है, तीनों के अंदर उपसर्ग आ रहा है। और अगर अपन बहुवचन बनाना चाहे तो तीनों, और अव्ययी भाव में ये भी पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव समास के अंदर जो बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है। तो इनमें बहुवचन भी नहीं बन रहा, तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक जो कामता प्रसाद जी की किताब है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन उसी में से उठाया गया है। उन्होंने इस इन दोनों वर्ड को जो नाम दिया, प्रादि तत्पुरुष, अतिक्रम और प्रगति, इन दोनों को जो नाम दिया है वो प्रादि तत्पुरुष दिया है। उन्होंने जो लाइन लिखी है वो मैं आपको जो है बोल के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है, उसको प्रादि तत्पुरुष बोलते हैं। और तो मैंने तो जो है मेरे हिसाब से इसका समझा कि जो है लाइन तो ठीक है, ओके, प्रादि तत्पुरुष है। अपन पढ़ते हैं ना कि जिनके आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है और अगर उनका बहुवचन बन रहा होता है, तो उन शब्दों को फिर जब अपन अव्ययी भाव में नहीं मानते हैं, तो अपन किसके अंदर मानते हैं, तत्पुरुष के अंदर मानते हैं। तो मेरे ख्याल से उसी तत्पुरुष का नाम ये प्रादि तत्पुरुष है। जैसे प्रतिध्वनि भी प्रादि तत्पुरुष के अंदर आता है, प्रतिबिंब भी जो है प्रादि तत्पुरुष के अंदर आता है, और ये अतिक्रम जो है ये भी इसी के अंदर आएगा, प्रगति भी जो है इसी के अंदर आएगा। ठीक है। तो अतिक्रम और प्रगति दोनों के दोनों जो है प्रादि तत्पुरुष के उदाहरण है, अन्याय जो है न्याय तत्पुरुष का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें कौन सा बचा, निडर बचा। कौन सा है, निडर है। इसका एक्यूरेट जो आंसर है वो निडर ही है। ठीक है ना। ये जो है डेप्थ में से क्वेश्चन था, और जो है आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी जो पहले नहीं पढ़ा, प्रादि तत्पुरुष नाम नहीं पढ़ा, मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा। ठीक है। तत्पुरुष के अपन ने अलग अलग प्रकार, मैंने भी जो रिवीजन में आपको करवाए थे, ने करवाया था, अलुक वाला करवाया था, उपपद वाला करवाया था, लेकिन ये तो जो है नहीं करवाया था।
तो इसका दावा तो अपन कर भी नहीं सकते, लेकिन इसका आंसर नीडर है। हाँ, अन्याय किसी ने किया हो तो वो तो गड़बड़ी बात है, क्योंकि वो तो नियत तत्पुरुष में जाना है। बाकी इन तीन में से किसी ने किया हो और किसी ने तुक्का नीडर पे मारा हो तो बहुत बढ़िया, ये तो जो है हाइक पे ले जाएगा आपको। किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए? उस क्वेश्चन को जो छोड़ा भी जा सकता था, ठीक है ना, बिल्कुल छोड़ने लायक क्वेश्चन था अगर नहीं आ रहा था तो। किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? पहले में सम प्लस आ प्लस चार, हो गया काम अपना। तो इसमें नहीं है ए उन सम, बस। तो बचा कौन सा? समाचार। सम प्लस आ प्लस चार, समाचार। चार इसके अंदर मूल शब्द, दो इसके अंदर उपसर्ग है, बाकी में नहीं। इसमें समकालीन सम है, इसमें उन है, इसमें ए है। अगला क्वेश्चन, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। अनुवाद संगत छांटना है, अन थोड़े है, अनु है। ये टेलीकॉम या जो है उसमें डिप्टी जेलर, उनमें से किसी में पूछा था, वो जो है विवाह शब्द लिखा हुआ था ओनली, कि विवाह के अंदर जो है वी उपसर्ग है और वाह जो है मूल शब्द है। बिल्कुल सही था। तो विवाह के अंदर जो मूल शब्द क्या है? वी प्लस वाह प्लस इक, ये लगाया हुआ है, इक पढ़ते की वजह से वही बना है। तो विवाह के अंदर, वैवाहिक के अंदर उपसर्ग क्या है? वी है, ठीक है। और निरस्त, निरस्त के अंदर जो है निर होगा, नी थोड़ी होगा, निर होगा। और स्वल्प के अंदर जो है सु होगा। तो संगत विकल्प कौन सा है? दूसरा वाला है। टेलीकॉम में या उनमें किसी में विवाह शब्द दिया हुआ था, उसके अंदर भी उपसर्ग पूछा था। इनके अंदर वैवाहिक दे दिया, तो पढ़ते अगर अपने को पता हो, एक पढ़ते हैं उसकी वजह से वही वी पे जो है ई की मात्रा का आई की मात्रा बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मजेदार निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? देखो, द्वंद्व का तो नहीं हो सकता, क्लियर। द्विगु भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? अव्ययी भाव। तो कोई उपसर्ग और अब वो अव्यय शब्द इसके अंदर नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, तो नहीं हो सकता। धार कौन सी? बीच वाली। मज में है जो धार, मज में है जो धार मतलब मध्य में जो धार है उसको बोलेंगे मजदार। मध्य में है जो धार, तो कौन सा है? क्रमधारी है, कि धार की विशेषता बता रहा है, कौन सा? मज वाला। विशेषण विशेष्य वाला इसके अंदर संबंध है, कि बीच में है जो धार, क्लियर। तो इसके अंदर क्रमधारी, ये इजी था उसके बजाय, उसके कंपैरिजन में। उसको या तो छोड़ो, तुक्का जो है लगाना उसमें मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल नहीं था। ये पढ़ते के योग से बना शब्द नहीं है। देखो, वाणिज्य है। वाणिज्य कैसे है? वाणिज्य जो शब्द है उसके अंदर ये लगा रखा है, इससे वाणिज्य बनता है। ये जब लगाते हैं तो पीछे वाला शब्द जो आधा हो जाता है, पीछे वाला जो अक्षर रहता है, और एक की मात्रा का आ की मात्रा बन जाता है। तो वाणिज्य के अंदर है वाणिज्य प्लस ये लिख देते हैं, वाणिज्य प्लस ये बनेगा। पांडित्य में है पंडित प्लस ये। सांडिल्य में भी है संडिल प्लस ये। तो बचा कौन सा? पाश्चात्य। पाश्चात्य के अंदर नहीं है। ये प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द नहीं है। अपन जो है पश्चात लिखते हैं, पश्चात में पहले से इतना आधा होता है। और इसमें जो है कई बुक में लिखा हुआ मिलता है कि ये नहीं ते पढ़ते हैं। इनका तो कंफर्म है, इन तीनों के अंदर वणिज प्लस ये, पंडित प्लस ये, संडिल प्लस ये बनता है। पाश्चात्य के अंदर ते पढ़ते बताते हैं कुछ बुक में। कौन सा बताते हैं? ते। ये नहीं बता के क्या बताते हैं? ते पढ़ते बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये पढ़ते नहीं है। ये भी जो क्वेश्चन अच्छा था, तो आपने जो अगर तुक्का मारा होगा तो वाणिज्य या जो है सांडिल्य पांडित्य किसी में भी मार सकते थे। पांडित्य में तो नहीं मारा होगा, हो सकता है सांडिल्य वाणिज्य इनमें से किया होगा, वाणिज्य में भी नहीं किया होगा, इन दो में से किया होगा आपने, तीसरे या चौथे में से। जिसने तीसरा किया उसका अच्छा है, सही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। देखो, कल के कंपैरिजन में आज जो है तत्सम तद्भव वाला थोड़ा सा टफ था मेरे हिसाब से। कल के कंपैरिजन में, कल तत्सम तद्भव वाला इजी था, आज वाला थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में टफ था ये पोर्शन। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। वत्स तो है, और काल भी है। थाप नहीं है। वत्स है, खल है, काल है, थाप नहीं है। थाप मेरे ख्याल से जो तद्भव शब्द है, थाप इसके अंदर। वत्स तो जो पुत्र का होता है, खल किसका होता है? खल है तो तत्सम। खल काल जो है वो तत्सम है। संस्कृत के शब्द में भी काल ही काम में लेते हैं, और खल भी जो है संस्कृत का ही है, तत्सम शब्द है। थाप नहीं है। थाप जो है वो
तत्सम नहीं है, तद्भव है ये। अगला तो इसका आंसर जो होगा वो थाप होगा। किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम है? तद्भव छांट लो, सबसे बढ़िया तो ये है। देखो, सोना, सोना का अपने को बताया स्वर्ण होता है, ये हो गया। हींग का हिंगू होता है ना। और किसका होगा? और चंपा, चंपा भी मेरे ख्याल से जो है ना तत्सम में नहीं आता, तद्भव में आता है। ये भी गया। बचा कौन सा? हरित और छादन, तो यही होगा इसके अंदर। तत्सम, सभी शब्द तत्सम है। तो तीसरा ही होगा। एक बार देख लेते हैं, आंसर तो तीसरा है, लेकिन पहले वाले के अंदर जो वो कौन सा है? कहाँ गया? हाँ बिल्कुल, चंपा जो है वो नहीं है, वो चंपा जो है तद्भव है। और हिंगू बिल्कुल, वो तो हो गया, स्वर्ण हो गया। तो इसका सही आंसर हरित और छादन है, सभी शब्द तत्सम। इसमें चंपा नहीं है, इसमें हिंग नहीं है, इसमें सोना नहीं है, संधि है। ओके। ये अगला क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। वत्स, बच्चा और बच, कल ये पूछा गया था। और आज पूछ लिया अगिन वाला, टेस्ट में करवाया हुआ था ये तो। और कुछ शब्द लिखवाए हुए भी थे। कल पूछा था वत्स, बच्चा और बच, ये पूछा था, ये अर्ध तत्सम था। अग्नि, आग और अगिन, ये शायद किसी पेपर में भी आया हुआ है अपने, मतलब आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के किसी में आया हुआ है। और अपने टेस्टों में तो आया हुआ है ही ये। तो ये अगिन क्या है? अर्ध तत्सम है, क्योंकि अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है, ये बीच का है, अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इष्ट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। श्रेष्ठ तो है, श्रेय के अंदर इष्ट जब लगाते हैं तो ये श्रेष्ठ बनता है। स्वाद के अंदर इष्ट लगाते हैं तो बनता है, ये भी है। ज्येष्ठ भी है। लब्ध प्रतिष्ठ नहीं है, इसके अंदर इष्ट नहीं है। इसमें देखो, इष्ट इस हिसाब से भी नहीं है। लब्ध ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रतिष्ठ में जो है इष्ट लगाते तो मात्रा में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती। प्रति जो है उपसर्ग इसमें अपन मानते, और इष्ट जब जोड़ते तो बड़ी की मात्रा बननी चाहिए थी, जबकि इसमें क्या बनती है? छोटी की मात्रा बनती है, मतलब इसमें इष्ट प्रत्यय है ही नहीं। और अगर संधि में जाए तो इस्त से बनता है, ये इस्त से इष्ट वो सट बनता है। ठीक है ना? तो ये तो इसमें इष्ट प्रत्यय तो है ही नहीं। तो इसमें कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठ। श्रेष्ठ में होता है, श्रेय मूल शब्द होता है, स्वाद होता है, ज्येष्ठ में होता है बिल्कुल। लब्ध प्रतिष्ठ में नहीं होता, क्योंकि इष्ट जब जुड़ता तो प्रति में मात्रा का कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता। और इष्ट किससे बनता है? ये तो सट, ये इसमें किससे बना है? इस्त से बना है, तो ये नहीं है। तो इसके अंदर इष्ट प्रत्यय नहीं है। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। ये इजी था। कैसे इजी था? मछली का अपने को पता है मत्स्य तत्सम होता है, बिजली का अपने को पता है विद्युत होता है, और बेल का अपने को पता है वृषभ होता है। तो बचा कौन सा? गुण। ये तत्सम, ये तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है। मछली का तत्सम मत्स्य होता है, तो इसका मतलब ये तद्भव है। विद्युत तत्सम बिजली तद्भव, वृषभ तत्सम बेल तद्भव। तो गुण नहीं है, तो गुण क्या है? तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से देशज शब्द है। डंडा, डंडा तो जो है तद्भव है, दंड से बनता है। और ये भी तत्सम। पेटी नहीं है, पेठा होगा। देशज शब्द कौन सा होगा? पेटा। डंडा तो नहीं होगा, पेटी भी नहीं होगा, डंक भी नहीं होगा। इसमें देशज शब्द कौन सा है? पेटा। इसलिए तो करो, कल के कंपैरिजन में आज जो है तत्सम तद्भव देशज वाला जो है थोड़ा सा क्लिष्ट था। बाकी तो जो है एवरेज थे, कल भी जो थे वो भी आज थे। इनमें से विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है। पुदीना, अमीर, अमीर तो है, अमीर पुदीन, अमीर तो है बिल्कुल। राख जो है ये क्षार से बनता है, ये तत्सम होता है, ये तद्भव होता है। तो पहचान तो लिया, विदेशी नहीं है। ये जो है विदेशी है, ये विदेशी है। अब है कौन सी भाषा के? ये अरबी फारसी में से होंगे। चुकंदर जो है फारसी भाषा का है, अमीर अरबी भाषा का है, पुदीना फारसी भाषा का है, राख तद्भव शब्द है। तो विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? राख नहीं है। ठीक है। अगला, भाववाचक संज्ञा गर्मी निर्मित हुआ है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जातिवाचक संज्ञा से नहीं। गर्मी किससे बना है? गर्म से बना है। गर्म ऐसे लिख दो, या जो है गर्म ऐसे लिख दो। तो गर्म कपड़ा। ठीक है।
तो क्या है ये? विशेषण है। गर्म पानी विशेषण है, तो विशेषण से बना है। ये किससे बना है? विशेषण से। दूसरा इसका सही आंसर है। भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी किससे बना है? विशेषण गर्म से बना है। गर्म रह पूरा वाला भी लिख सकते हैं ना। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है प्रिय। प्रिय जो है तद्भव शब्द छांटना है ना अपने को। तो पेय, प्रिय का पेय बनता है। और कटोरा देशज में आता है। चौपाई, चौपाई है। चौपाई क्यों है? क्योंकि इसका जो है चतुष्पादी का बनता है। चतुष्पद जो, तो चतुष्पादी का जो उसमें बोलते हैं चौपाई। चौपाई को जो चतुष्पादी का ही बोला जाता है शायद, जो संस्कृत के अंदर चतुष्पादी का बोला जाता है उसको। तद्भव हिंदी में अपन उसको जो चौपाई बोलेंगे। बाकी घोर नहीं है। कटोरा देशज है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? चौपाई है। ठीक है। तो ये हुआ आज का अपना हिंदी का पेपर सॉल्यूशन। अगर कल के कंपैरिजन में देखें इसमें, तो एक तो वो समास वाला जो था, नीडर वाला, वो थोड़ा सा जो है टफ था। और दूसरा जो था तत्सम तद्भव देशज विदेशी वाले शब्द, कल के कंपैरिजन में, कल वालों में आइडेंटिफाई करना आसान था आज की तुलना में। तो ये वाला जो है थोड़ा सा आज वाले जो है प्लस में इस मामले में रह सकते हैं कि अगर स्केलिंग होती है तो आज वाले हिंदी पेपर में जो है प्लस हो सकते हैं। बाकी तो जो है वाक्य शुद्धि वैसी की वैसी है। शब्द शुद्धि में भी कोई खास ज्यादा था नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वो जैसे कल थे वैसे की वैसी आज है। पारिभाषिक शब्दावली भी जो है कल भी थी ऐसी, आज भी जो है उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो तत्सम तद्भव वाला पोर्शन मुझे थोड़ा सा लगा कुछ के अंदर। और एक वो समास वाला जो क्वेश्चन था, वो कल के कल जो है समास भी इजी था, इतने टफ थे नहीं। तो ये दो पार्ट, एक तो वो समास वाला क्वेश्चन, एक तत्सम तद्भव वाला पोर्शन जो है कंपैरेटिवली कल की तुलना में आज जो है वो कठिन था। तो उस वजह से आज वालों को मुझे लगता है थोड़ा सा अगर स्केलिंग का फायदा होगा तो हिंदी में आज वालों को हो सकता है। बाकी तो देखो आरपीएससी में जो स्केलिंग का फॉर्मूला लगता है वो अपने केवल अनुमान से नहीं लगता है। हाँ, लगता तो इस हिसाब से ही है, हार्ड इजी से। लेकिन स्टूडेंट आप हो, पेपर आपने दिया है, तो आप ज्यादा जो है पता होगा। और मेरे ख्याल से आज वाला जो है इन दो टॉपिक के अंदर वो था थोड़ा सा हार्ड। ठीक है। बाकी जीके वाला जो है कल वाला पेपर मैंने देखा, उसमें मुझे जो है करंट वाला जो पोर्शन है कि जो है बहुत ज्यादा डेप्थ में गए हैं अपनी रेंज से, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बाहर थे। और साइंस वाला जो पोर्शन था, साइंस में भी स्पेशली टेक वाला जो पोर्शन था वो था। और इसमें भी एक इसरो वाला जो क्वेश्चन अपन पढ़ के जाते हैं, तो उसमें तो जो है सैटेलाइट की संख्या उसने पूछ ली थी। तो वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन आयोग है, छटनी करनी है उनको, तो उन्होंने कर ली। लेकिन हाँ, ये था कि जिसके अगर कोई ये दावा करे कि 1015 पोस्टें हैं और जो है इतने लोग मिलेंगे नहीं, कि जैसे उसके अंदर अपन फर्स्ट ग्रेड में देखे थे आरपीएससी में कुछ सीटें खाली रह गई थी, तो ऐसा पीएसआई में नहीं होना है। कंफर्म मान के चलो आप। 40% तो जो है 36 और ओवरऑल 40%, 36 जीके में आसानी से लाए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई सोच के बैठे कि इसमें भी सीटें खाली रहेगी, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। नंबर तो जो है आराम से स्टूडेंट लाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी की। और कुछ स्टूडेंट के मैसेज भी आए थे, उनके जो आराम से क्रॉस हो रहे हैं। किसी के 40 हो रहे हैं, किसी के 45 हो रहे हैं, 50, 55, 60 के जो है अभी कम मिले हैं। 2-4 स्टूडेंट के ही अभी जो है मैसेज वगैरह आए कि वो 60 की रेंज में गए हैं। हाँ, बाकी जो 60-70 वाले रेंज में कम पहुंचेंगे, ये तो है। जीके वाला पेपर कंपेरेटिवली हिंदी की तुलना में टफ ही था, और टफ रहता ही है इस बार भी जो टफ ही था। लेकिन हिंदी में दोनों पेपर के हिसाब से अपन देखें तो 150 एवरेज मार्क्स है। इतने मार्क्स किसी के आ रहे हैं तो इसका मतलब उसका पेपर जो एवरेज हुआ। इससे बढ़िया जो है वो आपका प्लस पॉइंट है कि आप जो 160, 170, 180 तक अगर पहुंच रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा जो आपका पेपर हुआ है। 170-80 वाले का तो नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है। बस जीके आप जो है कवर कर लो। ठीक है। कई सारे जो है अपने टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो है अपन ने जो प्रैक्टिस की उसका आपको जो बहुत अच्छा फायदा मिला होगा। और आप जो स्प्रिंग बोर्ड टीम को इस मामले में धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने जो है इस बार जो पेपर बनाए ऑथेंटिक बुक में से बनाए, और जो है मुझे सॉल्यूशन का मौका दिया। तो जितना मुझे आता था वो मैंने किया। और कल भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ताकि जो है मुझे भी आपसे कई सारी चीजें सीखने को मिली है। तो एक स्टूडेंट ने जो डाउट पूछा, वो डाउट जो है कल वहां पे क्वेश्चन में आ गया था। तो वो जो हमने फुल लेंथ टेस्ट थे उस टाइम उस डाउट को क्लियर किया था। तो वो बढ़िया है। अगर उसकी वजह से किसी 5-10 स्टूडेंट के वो क्वेश्चन सही हुआ हो तो ये बढ़िया बात है। ठीक है। अब जो भी होना था पेपर में वो हो गया। आगे कोई वैकेंसी आए उसकी जो आपको तैयारी करनी है। और आगे मेरे ख्याल से वैकेंसी आरएस की आनी है। तो जो भी आरएस की, एलडीसी, खूब सारी जो है भर्तियां आई हुई है पेंडिंग में। लेबर असिस्टेंट की भर्ती भी जो है वो चल रही है। तो जैसा हुआ वैसा हो गया। अब तो जो मिला के आंसर की रख दो। जिसका अच्छा भी हुआ ना,
कि बहुत अच्छा जो पेपर हुआ है, मेरा जो सिलेक्शन श्योर है, वो भी जो है तैयारी कंटिन्यू करना, बंद मत कर देना। ये आपसे जो है एक निवेदन रहेगा, क्योंकि पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, कब जो है फिजिकल कॉल होगा, कब इंटरव्यू कॉल होगा, और फाइनल रिजल्ट पता नहीं कब तक आएगा, और बीच में जो है कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, क्योंकि बहुत अच्छी आपने तैयारी की होगी। जो आरएस प्री का तो लगभग लगभग आज जो आपकी तैयारी है, उससे आपका आरएस प्री क्लियर हो सकता है। तो जो आरएस एस्पिरेंट है, वो आज से जो है कुछ सब्जेक्ट मेंस के तैयार कर सकते हैं, और वैकेंसी आने के बाद वापस प्री में जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपन ने जो है टेस्ट सीरीज का किया, और आज अपन ने सॉल्यूशन किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा आपका सपोर्ट रहा। स्प्रिंग बोर्ड टीम का धन्यवाद कि मुझे जो है ये टेस्ट सॉल्यूशन का मौका दिया। ठीक है, धन्यवाद।